पहले की चीजें भूले नहीं है, बस इसी याद एग्जाम्पल है में सर ना। इसमें, याद है सर इसमें यही ना था कि दोनों साइड बराबर बराबर रहना चाहिए। हाँ, एक वो चीज था, इस पे हम लोग देखे थे कि कैसे वेरिएबल को पहचानेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले एग्जाम्पल में हम लोग ये देखे थे, इसमें वेरिएबल पहचानना था कि कहाँ का वेरिएबल दिख रहा है, तो आप लोग वेरिएबल पहचाने, उसके बाद रिलेशन भी जो है हम लोग पहचाने उसमें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे। तो रिसर्च में क्या है कि चूंकि साइंस एक प्रोसेस है, तो साइंस एक प्रोसेस है तो रिसर्च भी क्या होगा, एक प्रोसेस होगा। और प्रोसेस को पढ़ा नहीं जाता है, प्रोसेस को सीखा जाता है। कोई भी जो कार्य है, जो प्रोसेस है, आप उसको पढ़ लिए, ठीक है। मान लीजिए कि बाइक चलाने का प्रोसेस है, उसको हमने पढ़ लिया, और पढ़ लिया तो पूरा फिजिक्स जान गए बाइक का। साइकिल चलाने का भी पूरा फिजिक्स जान गए कि हाँ ऐसे टॉर्क लगता है, सर्कुलर मोशन होता है, पर उस प्रोसेस को हमने सीखा ही नहीं, तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। अरे यार, दुनिया भर का कॉल अभी आना होता है, एक सेकंड रुकिए। हम लोग रिसर्च को जाने समझे, हम लोग यही बात कर रहे थे बार बार कि साइंस क्या है, एक सब्जेक्ट नहीं है, प्रोसेस है। सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, प्रोसेस को समझा जाता है और किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोग उसको कर पाए, ठीक है। सिर्फ समझ करके, याद करके कुछ नहीं होने वाला है। आज इनको कम बच्चा कुछ क्यों लग रहा है, 2-3 कम है। कौन कौन कम है? एक निधि प्रिया कम है, खैर वो लेट से आती है। और भी कोई कम है? फिजा। हाँ, पिज्जा कम है। तो चलिए, हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी को प्रोसेस के वे में समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते जा रहे हैं और उसको प्रोसेस की तरह समझते जा रहे हैं, और चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम यही चीज़ है। अब हम लोग कल बात किए थे कि हाइपोथेसिस का, आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तो क्लास लिए ही नहीं है, तो टेस्ट क्या लेंगे। तो इसीलिए छोटा छोटा क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं कि रिसर्च में सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कौन बताएगा? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम को पहचानना कि समस्या क्या है ना। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी समस्या की पहचान। अब जो समस्या की प्रॉब्लम जो होगा, जो पहचान होगा इसका, तो ये जो प्रॉब्लम लिखेंगे ये कैसे सेंटेंस में होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा या फिर स्टेटमेंट के रूप में होगा? दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद जब प्रॉब्लम को हम लोग पहचान लेते हैं, तो उसके बाद जो है फिर हम लोग क्या करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू वगैरह वो सब चीज़ करते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या क्या है। उसके बाद फिर हम लोग, मतलब सॉरी, क्या बोल रहा था, प्रॉब्लम हम पहचान लिए, ठीक है। सेकेंड नंबर पे इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं इस जगह पर कि प्रॉब्लम पहचानने के बाद हम लोग एक अनुमान पे पहुंचते हैं कि चलिए इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हम लोग के पास नहीं है, सॉल्यूशन के लिए हम लोग को पूरा स्टडी करना है। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग के पास एक अनुमान है कि लगभग लगभग हम लोग का जो आउटकम है ये आएगा, ठीक है। जो हम लोग का एक अनुमान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। सर हाइपो। रिपीट कीजिए। प्रॉब्लम जो हम लोगों ने पहचान लिया, तो अब कुछ तुक्का भी तो मारेंगे, ये प्रॉब्लम है तो संभवतः इसका ये सॉल्यूशन होना चाहिए, या जो प्रॉब्लम हमको लग रहा है कि जब हम रिसर्च करेंगे तो उसका ये आउटकम आएगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उस अनुमान को? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं, शोध परिकल्पना भी कहते हैं, शोध पूर्व कल्पना भी कहते हैं। कल्पना वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा है कि ये अनुमान है। अब ये जो हाइपोथेसिस होता है, इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखे थे नेट का। ये पूछा गया था कि हाइपोथेसिस जब लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य में लिखा जाता है या कथन के रूप में लिखा जाता है? प्रश्नवाचक। के और रूप में, कोई? कथन के रूप में। कथन कथन। के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक रूप में नहीं लिखा जाता है। प्रश्नवाचक रूप में आप प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, पर हाइपोथेसिस में क्या हुआ कि आप बताएंगे ना, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। जैसे पिछला वाला हम लोग जाते हैं वापस इसमें, देखिए ये क्या था, एक प्रॉब्लम था हम लोग के पास, अब उस पे, हाँ,
ये मानसिक प्रक्रियाओं के अभ्यास से कितना हुआ है, 8-17 हुआ है। अच्छा लेट से आ रही है अभी। तो ये वाला जो क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं के अभ्यास से भविष्य में सीखने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो हाइपोथेसिस लिए हम लोग, और दूसरा जो एक हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा, अगर ये एक हाइपोथेसिस है, मेन हाइपोथेसिस हम लोग का ये है कि नहीं पड़ता है, तो नल हाइपोथेसिस में क्या होगा कि प्रभाव पड़ता है, जस्ट उसका उल्टा है ना, कि दो में से कोई एक चीज तो सही होगा ही हमारे रिसर्च से। ठीक है, तो मेन हाइपोथेसिस जो कहते हैं, जो हम लोग का H1 करके लिखाता है, वो यही होता है कि जो हम लोग का अनुमान है, और अनुमान का जो विपरीतार्थक होता है उसको हम लोग कहते हैं नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी उसको कई जगह पे कहा जाता है। मेनली नल हाइपोथेसिस ज्यादा अच्छा तरीका है उसको बोलने का। नल का मतलब होता है जीरो, ठीक है, वो पानी वाला नल नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, स्पेलिंग बता रहे हैं उसका। ठीक है, नल हाइपोथेसिस, NULL, ठीक है, नल हाइपोथेसिस। इसको लिखते हैं कैसे, इसको डिनोट करने का एक तरीका है, ठीक है, जैसे ग्रेविटी को G से डिनोट करते हैं, वैसे नल हाइपोथेसिस को H और नीचे में से जीरो, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। और जो अपना जो मेन हाइपोथेसिस होता है या प्राइमरी हाइपोथेसिस होता है, उसको हम लोग करते हैं H1 से। कभी कभी ना आपको सिर्फ हाइपोथेसिस मिलेगा वर्ड, कई जगह पे जब आप पढ़ेंगे तो उस पे लिखा हुआ मिलेगा सिर्फ एक कि हाइपोथेसिस। तो उस जगह पे जब जहाँ पे ये नहीं बताया गया, नल हाइपोथेसिस या मेन हाइपोथेसिस नहीं बताया गया, और वहाँ पे केवल हाइपोथेसिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो आप लोग उस शब्द का क्या अर्थ निकालिएगा, किस चीज को इंगित कर रहा होगा, नल हाइपोथेसिस को या मेन हाइपोथेसिस को? हाइपोथेसिस, हाँ मेन हाइपोथेसिस। हाँ, मेन हाइपोथेसिस को, ऑब्वियस है, क्योंकि नल तो हम लोग लेते हैं ताकि हम लोग का अनुमान अगर गलत हुआ तो ये वाला चीज होगा। तो जहाँ पे भी कहीं पे हाइपोथेसिस दिख रहा है और नहीं लिखा है स्पेसिफिकली कि ये वाला है, तो आप लोग बहुत क्लियर रहिएगा कि मेन हाइपोथेसिस की बात हो रही है वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस, जैसे कहकशा बताई कि हाइपोथेसिस जो होता है प्रश्न के रूप में होता है, तो इससे एक चीज हमको ये समझ में आ रहा है कि कई बार हम लोग क्या होते हैं कि प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस के बीच में ना लगता है कि एक ही जैसा है, जो प्रॉब्लम है वही तो हाइपोथेसिस है, लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस दोनों अलग अलग है, और हम लोगों में इसको पहचानने की क्षमता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू यहीं से करेंगे कि हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम वर्सेस हाइपोथेसिस। बहुत करीब करीब है लेकिन अलग है, सेम सेम बट डिफरेंट। तो सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या होता है, चलिए कॉमन चीजों को हम लोग देख लेते हैं। कॉमन चीजें जो है उसको ब्लू कलर से हम लिख रहे हैं, ठीक है, कि दोनों क्या है, दिशा देते हैं। प्रॉब्लम हो या हाइपोथेसिस है, वो दिशा देते हैं हमारे स्टडी को। अगर प्रॉब्लम है ही नहीं और हमको स्टडी करना है, तो स्टडी का कोई दिशा होगा क्या? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो जो है ना वो बिना दिशा के स्टडी हो जाएगा। इवन कुछ लोग इसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में भी एक दिशा आपको तय करना होता है। अगर मान लीजिए आप कोई चीज एक्सप्लोर करने के लिए निकले, ठीक है, कुदरत में आप कोई चीज देखने के लिए निकले, तो वहां पे n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं कि आप क्या क्या एक्सप्लोर कीजिएगा और क्या क्या छोड़िएगा, और कैसे डिसाइड कीजिएगा कि ये फैक्टर है यहाँ पे। तो उस वैसे भी केस में क्या करते हैं कि इस कारण से हम लोग एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन आपको हो सकता है पैट के इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि प्रॉब्लम क्यों फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च में, या फिर हाइपोथेसिस क्यों फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च में, तो आपका क्या जवाब आना चाहिए? आपका जवाब ये नहीं आना चाहिए कि टेस्टिंग के लिए करते हैं। तो ये तो जाहिर सा बात है ना कि मॉडल ही है रिसर्च का कि टेस्टिंग, हाइपोथेसिस होगा फिर टेस्टिंग होगा। ठीक है, तो ये वही उत्तर हो गया कि दिवाली क्यों मनाते हैं, तो दिया जलाने के लिए, पटाखा फोड़ने के लिए। ठीक है, ऐसा शैलो उत्तर नहीं दीजिएगा। उत्तर ये दीजिएगा कि हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम क्या करते हैं कि हमारे शोध को, हमारे रिसर्च को, हमारे खोज को एक दिशा प्रदान करते हैं। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देखे, कोई भी शोध या स्टेटमेंट जब हो जाता है तो हम लोग का दिशा क्या हो जाता है, एक लिमिटेड और
डिसाइडेड हो जाता है। और रिसर्च का जो है एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, रिसर्च वेल डिफाइंड होता है, पढ़े थे ना, वेल डिफाइंड होता है। और क्या होता है, टेस्टेबल होता है। बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़े थे उसके बारे में, वो सब याद ही होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए दिशा देते हैं, दिशा कैसे देते हैं स्टडी को, ये भी बताते हैं। वापस आते हैं हम लोग कल वाले प्रॉब्लम पे। देखिए कैसे दिशा दे रहा है, कैसे निर्देश दे रहा है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को गौर से देखिएगा तो उसका बहुत सारा फीचर्स और फंक्शंस है, और इसको समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कहीं लेक्चरशिप के लिए बहाली के एग्ज़ाम में हो, या कहीं भी आपके सामने जो व्यक्ति आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा तो सुपरफिशियल नॉलेज नहीं टेस्ट करेगा, क्योंकि हाइपोथेसिस क्या होता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, एक के बाद दूसरा स्टेप क्या करते हैं, कैसे कैसे रिसर्च होता है, ये सब तो इंटरे में पढ़ा दिया जाता है। और अगर सही से अगर पढ़ाया जाए, सीबीएसई का कोर्स से अगर साइकोलॉजी पढ़िएगा तो सब इंटरे में पढ़ा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर इतना सा पढ़ के आपको लगता है कि हाँ ठीक है हम जानकारी ले लिए, सिलेबस में जो लिखा हुआ था उसके बारे में जान रहे हैं, तो आप बहुत गलत हैं। आप पीजी लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, अब आप फील्ड में काम करने के लिए उतर रहे हैं, तो आपको एक एक चीज़ की जानकारी बारीकी से होनी चाहिए, है ना, ये बात स्पष्ट रखिए। तो इसी बारीकी का एक पार्ट है यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि हाइपोथेसिस में कैसे हाइपोथेसिस दिशा दे रहा है। हमारे जो रिसर्च और स्टडी और इस रिसर्च का जो प्रोसेस है उसमें एक एक चीज़ की क्या महत्ता है, उसकी वो कैसे प्रभावित करता है हमारे रिसर्च को, ये सारी चीज़ें आपको अभी पता होनी चाहिए। और किसी से भी एक्सपेक्टेड है कि मास्टर्स का स्टूडेंट है तो उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जस्ट जब वो पीएचडी करेगा तो वो फील्ड में काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला हिसाब है। तो अब जैसे इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं तो इसको देखिए, मानसिक प्रक्रियाओं के अभ्यास से भविष्य में सीखने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक तरीके से हम लोग देखें कि ये दिशा कैसे देता है। दिशा वैसे देता है कि रिलेशन निकाले ना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे रिलेशन हम लोग का एक ये आ रहा है कि हाँ हम लोग को एक दिशा मिल रहा है कि हाँ चलो प्रभाव नहीं पड़ रहा है या पड़ रहा है, कोई एक चीज जो है इसको हम लोग रिलेशन को मान करके समझे। अब ये जो है ना आपको दिशा निर्देश दे रहा है, निर्देश देगा कि कैसे कैसे करना है। कल हम लोग देखें कि सीखने की जो क्षमता है इस पे हम लोग टेस्टिंग करेंगे, है ना। मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मानसिक प्रक्रियाओं के लिए जो जो आवश्यक कंस्ट्रक्ट्स होंगे उन सारे आवश्यक कंस्ट्रक्ट्स को खोजेंगे। वो कंस्ट्रक्ट हमें कहाँ मिलेंगे, वो कंस्ट्रक्ट हमें तब मिलेंगे क्योंकि इसके पहले हम लोग, जैसे ही हम लोग किसी फील्ड पे रिसर्च करने के लिए उतरते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू। यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम चक्के का फिर से आविष्कार 2024 में कर दें और फिर पता चले कि यार चक्का तो बहुत पहले आविष्कार हो गया था और पूरा दुनिया इस पे चल रहा है, बस हमको आज पता चला। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग लिटरेचर रिव्यू जाते हैं, यानी जितना भी शोध हुआ है सबका खाक छानते हैं बैठ करके, जहाँ जहाँ जो जो भी शोध हुआ है। और ये बहुत मेहनत वाली प्रक्रिया है। तो जब हम रिलेटेड, अपने फील्ड से रिलेटेड, और पहले के टाइम पे क्या होता था कि इसके लिए कोई टूल नहीं था। आज के टाइम पे क्या हो गया, धीरे धीरे जब सिस्टम स्टैंडर्डाइज हो गए हैं तो गूगल स्कॉलर है, शोध गंगा है, ये सारी ऐसी जगह हो गई जहाँ पे जितना भी शोध होता है सबका शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर जमा होता है। तो उस खजाने से जो है आप सर्च करके आप अपना कीवर्ड डालिए कि मेरा ये टॉपिक में जो जो यूज होता है वो सब डालिए, उस वो कीवर्ड जिस जिस रिसर्च पेपर में होगा सारा आपको दिखा देगा। कीवर्ड मान लीजिए कि यही टॉपिक था, मानसिक प्रक्रियाओं के अभ्यास से भविष्य में सीखने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम डाल दिए शोध गंगा में या गूगल स्कॉलर में और सर्च मार दिए, तो जिस जिस रिसर्च पेपर में इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ होगा वो सारे रिसर्च पेपर आपके सामने ला के रख देगा। तो आपके खोज को कितना सरल बना दिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता पता है, जैसे एक रिसर्च सेक्शन है आपका यहाँ पे, क्या बोलते हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में बड़ा सा हॉल है और उसमें पूरे हॉल में रिसर्च का ही सब जर्नल सब भरा हुआ है, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल 2022-23 तक का जितना भी जर्नल सब होगा। आपको एक एक जर्नल होता है लगभग, समझिए कि जितना मोटा रामायण का एकदम मोटा वाला देखे है ना, सचित्र वाला, वैसा मतलब 2 किलो का लगभग किताबें है समझिए, वैसा एक जर्नल होता है। और वैसा वैसा 500-600 जर्नल है यहाँ पे। तो आपको अगर किसी चीज़ पे रिसर्च करना होगा तो
सब में से बैठ करके खाक छानते रहिएगा। एक जर्नल में लगभग 100-200 जो भी आर्टिकल पब्लिश होता है, जो भी रिसर्च पेपर, सबसे बैठ के मिलाते रहिए कि किस जर्नल में क्या, और एक डायरी लेके नोट करते रहिए कि इतना नंबर जर्नल में, इतना पेज नंबर पे ये स्टडी है। लगभग ये सब करने में 1.5-2 साल आदमी, 1.5-2 साल तेज स्टूडेंट को लगाता था, जो कि तेज और मेहनती दिन रात जो है काम करेगा। और इसमें जहाँ आप कमी की है, ठीक है, तो आप कमी की, आप सोचे कि हम चतुर बन जाते हैं, किसको पता चलेगा कि हम लिटरेचर रिव्यू नहीं किए, पूरा पीएचडी वेएचडी कर दिए, पेपर पब्लिश कर दिए, कौन उतना देखने जाता है। और पता चला 5 साल पूरा होने के बाद आप जब पीएचडी का पेपर पब्लिश किए, 1-2 साल के बाद पता चला कि आप जो स्टडी किए वो पहले ही हो चुका है, इसी कारण से आपका जो पीएचडी का डिग्री जो है उसको खारिज किया जाता है। तो कौन व्यक्ति चाहेगा ऐसा होना? कोई नहीं चाहेगा। इसी कारण से हम लोग लिटरेचर रिव्यू को बहुत ईमानदारी से करते हैं, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में बेईमानी कहाँ पे होता है? कॉलेज में, जैसे पार्ट 3 में जब आपको अपना एक पेपर जमा करना होता है, तब वहाँ पे आप बेईमानी करते लिटरेचर रिव्यू करते ही नहीं है। एक मॉडल स्टडी सीधा बना के कहीं से कॉपी पेस्ट करके उठा के डाल देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, बस। तो वहाँ तक जो है यहाँ चल जाता है, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर किसी अच्छे जगह पे जाएंगे तो आपसे आपका मास्टर्स का पेपर, मास्टर्स और बैचलर्स का भी पेपर मांगेगा। तो खैर मास्टर्स का तो हम लोग के यहाँ सिस्टम ही नहीं है, लेकिन पार्ट 3 में तो है टीएमबीयू में सिस्टम, वो पेपर मांग देगा आपसे। और जहाँ वो पेपर जमा किए कि बस खतरा आपके ऊपर है। तो देखिए ये कैसे दिखा रहा है हम लोगों को, रास्ता दिखा रहा है कि क्या करोगे। पहले मानसिक प्रक्रिया को नापोगे, फिर सीखने की क्षमता को नापोगे, फिर इसको क्या करोगे, कई बार जो है तुम इसमें पास्ट का डेटा निकालोगे, क्योंकि भविष्य में सीखने की क्षमता की बात है, तो भविष्य में जाके तो कोई टेस्टिंग कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग पास्ट और प्रेजेंट का डेटा निकालेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, इस इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही हाइपोथेसिस को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हाइपोथेसिस के साथ वक्त बिता रहे हैं, तो हाइपोथेसिस हम लोग को बता रहा है कि क्या क्या करना है, कैसे हमको टेस्ट करना है, हाइपोथेसिस ही बोल रहा है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक किसी को, या इसमें कोई डाउट है? क्लियर है सर। चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे जो है कि ये अगर ऊपर ऊपर से आप पढ़िएगा तो ठीक है, पूरा रिसर्च मेथड 1 सप्ताह 10 दिन के क्लास में जो है 2-2 घंटा पढ़ा करके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है वैसे ख़त्म करने का। तो रिसर्च मेथड क्या ख़त्म होगा, आप लोग ख़त्म हो जाइएगा और आपका करियर ख़त्म हो जाएगा। रिसर्च मेथड तो कभी नहीं ख़त्म होगा। तो चलिए हम लोग देखें कि अब हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, 27 पेज में डायरेक्ट नहीं हिसाब जाने का, एक एक करके जाना होगा। हम लोग इस वाक्य को समझे जो हमने लिखा था कि दिशा देता है। कैसे दिशा देता है? जब हम उसको पढ़ते समझते हैं वो क्या मांग रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है। चांदनी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? माइक ऑन है। वो देखिए प्राइमरी हाइपोथेसिस के बारे में जो बता रहे थे ना, हाँ, तो इस बार हम बता। प्राइमरी हाइपोथेसिस कहिए या मेन हाइपोथेसिस कहिए, जो जो मेरा अनुमान है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे घर में चोरी हुआ, ठीक है, ये एक समस्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में चोरी हुई है। अब हमको ठीक है, अब क्वेश्चन मेरे सामने ये है कि किसने चोरी की है, पता ये लगाना है। तो ये हमारे सामने जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। अब इसका जो है अनुमान क्या है? अनुमान ये है कि मेरे पड़ोसी ने चोरी किया है, ठीक है। तो ये मेरे माइंड में अनुमान है कि मेरे बगल वाला ही चोरी किया है, और कौन आएगा यहाँ। तो ये मेरा जो अनुमान हुआ, जो मुख्य अनुमान हुआ, उसी को कहते हैं प्राइमरी या मेन हाइपोथेसिस, ठीक है। लेकिन हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, सीसीटीवी देखेंगे और आसपास के लोगों से पूछेंगे, दीवार उवाल और दरवाजा वगैरह ये सब को बढ़िया से हम जांचेंगे कि कहीं कुछ छुटा है, सुराग उराग क्या उसका। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि देख करके हम लोग मेथड पे जाएंगे। तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा पड़ोसी चोरी ना किया हो, है ना। तो इसी के लिए अपना जो मुख्य हाइपोथेसिस है, यानी कि मेन जो परिकल्पना है, जो मेन अपना अनुमान है, उसके अलावा एक सेकेंडरी भी लगाते हैं साथ में कि अगर वो नहीं ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग नल हाइपोथेसिस। और इसलिए नहीं लगाते हैं कि मेरा कोई बात सच होना चाहिए, बल्कि इसीलिए लगाते हैं कि एक प्रोसेस जो है लॉजिकल बना रहे। क्योंकि अगर आप एक हाइपोथेसिस अगर केवल लिखिएगा और वो नहीं हुआ तो फिर वो रिसर्च दिशाहीन हो जाएगा। इसीलिए रिसर्च को दिशाहीन करके उसको जो है ना ओपन एंडेड नहीं करना है, उसको बंद भी करना है। अगर हमने रिसर्च को शुरू किया है तो उसको एक कंक्लूजन पे ले जाके उसको पहुंचाना भी है।
तो दो में से एक कंक्लूजन आएगा, या तो मेरे पड़ोसी ने चोरी की है या तो मेरे पड़ोसी ने चोरी नहीं की है। अब मान लीजिए कि ये कंक्लूजन आता है इन्वेस्टिगेशन के पश्चात, रिसर्च के पश्चात, कि पड़ोसी ने चोरी नहीं की है, ठीक है। तो अब इससे इसके क्या क्या परिणाम होंगे? एक तो परिणाम ये हो जाए कि पड़ोसी के प्रति जो शक कर रहे थे या जो एक्शन लेना चाह रहे थे वो हम ना करें, और दूसरा उसी नल हाइप मतलब हमारे रिसर्च से एक नया दूसरा रिसर्च क्वेश्चन जन्म लेगा कि चलो पड़ोसी ने अगर चोरी नहीं की है तो किसने चोरी की है, आएगा ना। चोरी तो हुआ है भाई, किसी ने तो की है चोरी, तो जब किसी ने की है तो आखिर किसने की चोरी, ये प्रश्न आएगा। लेकिन आपका रिसर्च कहाँ पे सिमट जाएगा? आपका रिसर्च वहीं पे सिमट जाएगा कि पड़ोसी ने चोरी की या नहीं की। अब किसने चोरी की, अगर पड़ोसी ने नहीं की तो किसने की, इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन चालू होगा वो दूसरा इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, वो दूसरा रिसर्च होगा। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस का भी इम्पोर्टेंस है। नल हाइपोथेसिस क्या करता है? नई खोजों को, और जैसा कि हम हमेशा बार बार बोलते हैं कि जितना भी बड़ा बड़ा खोज हुआ है दुनिया में सब नल हाइपोथेसिस, ज्यादातर उसमें जो है ना नल हाइपोथेसिस का ही देन है कि आप एक दिशा में खोजते खोजते जाते हैं कुछ और वो नहीं होता है तो आपको लगता है अच्छा ये नहीं हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये पता लगाते हैं। और जैसे आप ये पता लगा लेते हैं कि ये नहीं हो रहा है तो आप कुछ मिसिंग सा जो है ना नया कुछ डिस्कवर कर दिए होते हैं, कुछ नया जो है थ्योरी या ज्ञान का खोज कर दिए होते हैं। तो मोस्टली जितना थ्योरीज हम लोग बुक में पढ़ते हैं, साइंस की हो सोशल साइंस की हो, मोस्टली जो है रोबस्ट थ्योरीज उन्हीं की देन थी। इवन सिगमंड फ्राइड का जो हम लोग पढ़ते हैं ना साइको एनालिसिस, और वो 3 लेवल वाला इड, ईगो और सुपर ईगो, तो वो भी उसी की देन थी। वो जो लेके चल रहे थे वो गलत हो गया, तो फिर उनको लगा कि अच्छा गलत हुआ तो सही क्या है, और फिर जाके इतना जबरदस्त मॉडल उन्होंने क्रिएट किया। तो हम लोग पहला देखें कि ये क्या करता है कि दिशा देता है, ठीक है। एक तो दिशा दे करके बताया कि भाई कैसे आप इन्वेस्टिगेट करोगे। तो हाइपोथेसिस क्या है हम लोग का? अगर हम लोग एक अच्छा और बढ़िया हाइपोथेसिस बना पाते हैं। अब अच्छा और बढ़िया हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? गौरव लेफ्ट हो गया। तो अच्छा और बढ़िया हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? ये हम लोग जानते हैं कैसे? हम लोग पिछले क्लासेस में जाने हैं कि बढ़िया हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और बहुत सारे जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सब हम लोग देखे। तो उस क्लास को तो चलिए हम लोग पार कर गए कि अच्छा हाइपोथेसिस कैसे होना चाहिए। अब जो हम लोग के पास हाइपोथेसिस है वो ऑलरेडी हम लोग का अच्छा हाइपोथेसिस है। तो जो अच्छा हाइपोथेसिस होगा, जो सही बढ़िया हाइपोथेसिस होगा, वो क्या होगा? वो हम लोग को दिशा देगा और सही से भटका देगा। और जो बुरा हाइपोथेसिस होगा, अगर हाइपोथेसिस के पहले आपको विज्ञान के गुणों के बारे में पता नहीं है और आपको एरर्स के बारे में पता नहीं है, अभी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का बचा हुआ है बायसेस, ठीक है, लेकिन उसको हम अलग से नहीं पढ़ाएंगे, हम इसके साथ साथ पढ़ाते जाएंगे, एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल में बताएंगे कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पे ये गलती हुआ, इस गलती का नाम ये है। तो रिसर्च में जितनी तरह की गलतियां होती है ना रिसर्च मेथड में, जहाँ जहाँ जिस जिस तरह की गलतियों के होने की संभावना है, उन सारे गलतियों पे भी प्रॉपर काम किया गया है। पता है, उन सारे गलतियों पर रिसर्च किया गया है कि ये गलतियां क्यों होती है और इन गलतियों को कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो इसी कारण से जब उन गलतियों पे रिसर्च हुआ तो हर एक गलती का एक नाम हुआ, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग बायस, BIAS, ठीक है। तो इस स्लाइड में नहीं लिखते, हम पीछे करके लिखते हैं। तो एरर जो होता है, ठीक है, एरर को कहिए बायस, रिसर्च में जो एरर है। तो हम लोग को जब रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं या रिसर्च करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, हाइपोथेसिस मेकिंग कर रहे हैं, वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो जितना सारा बायस है हम लोग को पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ये बायस, ये जो भूल है, ये अनजाने में ही हो जाता है। और बायस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सारा बायस अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो नेट का समझिए कि लगभग आपका पेपर 2 में 8 क्वेश्चन, हाँ 8 क्वेश्चन यानी 16 नंबर आपका रखा हुआ है। बायस कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है पढ़ना, लेकिन बायस को जब आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ करा के जब जहाँ पे आप गलती किए, हाँ ये गलती किए, ऐसे पॉइंट आउट करके सिखाया जाएगा, तब आप समझेंगे, क्योंकि बायसेस की लिस्ट बहुत लंबी है। रिसर्च जिस तरह की प्रक्रिया है कि एक एक स्टेप है और हर एक स्टेप की अपनी गहराई है, तो जाहिर सी बात है कि हर स्टेप पे गलती होने की संभावना है, तो ऐसे गलतियों की लिस्ट लंबी है। ऐसे में ही एक एग्जाम्पल के रूप में जब बायस की चर्चा किए हैं, अच्छा
तो जब बायस की हम लोग चर्चा किए हैं, यानी पक्षपात की, ठीक है, यानी बायस को हिंदी में पक्षपात कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में जो शब्द है इसके लिए वो हिंदी में पक्षपात कहते हैं। अब साइकोलॉजी में क्या हिंदी है इसका हम देख करके बताएंगे जब बायस आप लोग को साथ में पढ़ाएंगे। तो एक एग्जांपल आप लोग को देते हैं। इधर एक आर्टिकल आया था नेट पे, उसमें लिखा हुआ था कि चाइना में जितने भी रिसर्च पेपर हो रहे हैं, ऑब्वियस है कि चाइना अभी दुनिया के सबसे आगे और सबसे पावरफुल कंट्री बन चुकी है। पहले था कि अमेरिका मान नहीं रहा था, अब तो मान भी रहा है। तो हर क्षेत्र में वो आगे हो चुकी है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रिसर्च हो या वर्क हो, सब चीज़ में। तो रिसर्च में भी बहुत आगे है। जब कोई कंट्री अमीर होती है तो वो क्या करती है, तकनीक को आगे बढ़ाती है, वो रिसर्च को आगे बढ़ाती है। पहले उद्योग के जरिए वो लोग अमीर होते हैं और फिर उद्योग को और बढ़ाने के लिए जब समझ में आ जाता है कि उद्योग तो रिसर्च पे टिका है, सब कुछ रिसर्च पे टिका है, तो वो लोग रिसर्च पे और फंडिंग करते हैं। तो पूरे दुनिया में चाइनीज़ में रिसर्च की बाढ़ आ गई है। एक समय पे जैसे हम लोग अभी तक विश्व में जान रहे हैं जैसे कि पूरी दुनिया की भाषा अंग्रेजी है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज एक तरीके से पूरी दुनिया की एक्चुअली में नहीं है, पर इंटेलेक्चुअल जो है रिसर्च और ये वो की भाषा मूलतः अंग्रेजी है। अब फ्रेंच भी है, जर्मन भी है, और आपको रिसर्च करना है तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए। तो एक मतलब समझिए कि समझौता ऐसे किया हुआ है सबका। तो अब ये शिफ्ट पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और चाइनीज़ लैंग्वेज वालों की जो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है। और चूँकि अंग्रेजी दुनिया में फैला क्यों? इसलिए फैला क्योंकि पूरी दुनिया में जो अंग्रेज़ों ने राज किया कॉलोनियलिज्म के कारण, जैसे भारत पे राज किया था, तो इसी कारण से अंग्रेजी फैला। अगर चाइना भी पूरे दुनिया पे राज कर रहा होता तो आज हम लोग इंडिया कभी किया होता किसी टाइम पे, तो आज हम लोग भी इंडिया में चाइनीज़ सीख रहे होते। और पूरे दुनिया में रिसर्च के साइड ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि जितने भी रिसर्चर्स हैं, आप अगर चाइनीज़ सीख लीजिएगा तो चाइना में आपको बहुत पैसा मिल रहा है और बहुत अच्छा करियर मिल रहा है। लेकिन उसका शर्त यही है कि आपको चाइनीज़ आना चाहिए, इवन पढ़ाने के लिए भी। आप अगर सिंपल इंग्लिश ऑनर्स हैं बीए से और आप चाइनीज़ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट या कोर्स कर लिए और आप बोल समझ सकते हैं, तो चाइना में, कोरिया में, ताइवान में, इन सब में आप जा कर के मतलब आराम से नौकरी कर सकते हैं बिना मेहनत के। मतलब बुलाता है वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, और अपना चाइनीज़ भी दुनिया को धीरे धीरे सिखाना चाहते हैं। तो हम लोग अब ये चीज़ समझे कि लैंग्वेज जो है उन लोग का शुरू से ही वो लोग अपना ही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, है ना, चाइनीज़ ही यूज़ कर रहे हैं। चाहे उनका फ़ोन हो या कोडिंग हो, कुछ भी हो, सब में चाइनीज़ ही लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो उन लोग का रिसर्च भी चाइनीज़ में। अब चूंकि उन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है और आती है सिर्फ चाइनीज़ ही, एक ही भाषा आती है उन लोगों को, तो जब वहाँ का आदमी रिसर्च करेगा, लिटरेचर रिव्यू करेगा, तो क्या अंग्रेजी के पेपर को पढ़ पाएगा और उसका रिव्यू कर पाएगा? नहीं कर नहीं। पाएगा। और जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर रिसर्च करते हैं तो क्या हम लोग जर्मन लैंग्वेज का पेपर को हम लोग पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। फ्रेंच, फ्रांस में जो रिसर्च हुआ फ्रेंच लैंग्वेज का पेपर को पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए तो बढ़िया है कि जब आप जर्मन और फ्रेंच में रिसर्च करते हैं तो आपको इंग्लिश वर्जन भी अपना पेपर जमा करना होता है, तो हम लोग का काम आसान हो जाता है। लेकिन चीन तो अलग है भाई, उसको तो वो है ही नहीं। तो जब रिसर्च में चीन अपनी धाक जमाने लगा पूरी दुनिया पे, और वो चीज़ देखा गया कि चीन के जो रिसर्च पेपर है, एक होता है साइटेशन, आप लोग नाम सुने हैं साइटेशन का? नहीं सर। नहीं, नहीं सुने सर। साइटेशन क्या होता है? जैसे हम लिटरेचर रिव्यू किए, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू किए, मान लीजिए कि हमको सीखने की क्षमता का एक कंस्ट्रक्ट ढूंढना था, ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्ट हमको किसी पेपर में मिला। पेपर मतलब किसी और के काम में, किसी और के रिसर्च पेपर में हमको मिला। तो हम क्या करेंगे कि नीचे में जैसे रेफरेंस समझते हैं ना, रेफरेंस देते हैं किसी का कि जी हमने सर, ये रेफरेंस समझते यहाँ हैं। से कॉपी किया, तो रेफरेंस के तरह ही साइटेशन होता है। रेफरेंस पेपर के अंत में दिया जाता है और साइटेशन पेपर के बीच में दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग आंसर लिखते होंगे पीजी में, तो वहाँ पे लिखते होंगे कि ब्रैकेट में ईस्वी इतना और रिसर्चर का नाम लिखते होंगे, है ना। तो वो जो हो गया वो साइटेशन हो गया। तो साइटेशन का मतलब है कि आप किसी और के रिसर्च की चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी और के काम की चर्चा हो रही है दुनिया में, तो इसका मतलब क्या है कि उसका काम महत्वपूर्ण है, तभी तो चर्चा हो रही है ना। तो आपका साइंटिफिक स्टेटस जो है, यानी कि आपका जो ओहदा है वैज्ञानिक दुनिया में,
वो इस बात से निर्धारित होता है कि आपके काम की चर्चा कितने ज़्यादा हो रही है, कितने ज़्यादा लोग आपके पेपर को पढ़ रहे हैं और आपके काम की चर्चा कर रहे हैं, यानी कितने ज़्यादा लोगों ने आपके स्टडी को साइटेशन किया है, साइट किया है। एक्चुअली में साइटेशन नाउन हो गया, साइट जो है वो वर्ब है, ठीक है। तो कितने ज़्यादा लोग साइट कर रहे हैं, साइट CIT, वेबसाइट वाला साइट नहीं, साइट का मतलब है कि हम मेंशन कर रहे हैं वहाँ पे कि हाँ हमने इसके रिसर्च में ये पाया, उसके आधार पे हमने ये कंक्लूजन लिया। तो अगर ज़्यादा लोग रिसर्च कर रहे हैं, अपना रिसर्च आपके रिसर्च के आधार पे बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका रिसर्च मजबूत है ना, आपने बहुत तगड़ा रिसर्च किया है। तो ये साइटेशन जो है ना, आप लोग की जैसे आमतौर पे हम लोग के समाज में स्त्री की सफलता का स्टैंडर्ड जो है, बहुत बार जो है अमूमन आप लोग देखते हैं कि जो देखने में सुंदर होती है थोड़ा, उसको हर जगह पे ज़्यादा प्रेम मिलता है, भाव मिलता है सबसे, है ना। सब लोग अपने आप ही उसको अच्छा समझने लगता है, और जो देखने में बहुत सुंदर नहीं है उसके तरफ उसको शुरू से वो चीज़ नहीं मिलता है। पुरुषों के साथ यही चीज़ पैसे में होता है, शराब भी पी रहा है, नशा भी कर रहा है, और बहुत ही बेवफा किस्म का भी है, फिर भी जो है कोई बात नहीं, पैसा कमा रहा है तो सब ठीक है, तो उसका स्टेटस देखा जाता है पैसे पे। हम आमतौर पे बात करें, अवैज्ञानिक है, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इस तरीके की है। तो वैसे ही जो है आपका जो स्टेटस है, साइंटिफिक स्टेटस है, वो डिटरमिन होता है कि आपके पेपर्स को कितने बार साइटेड किया गया है, ठीक है, कितना साइटेशन मिला है। और जैसे गूगल स्कॉलर पे हम लोग देखें, किसी का पेपर पढ़े, उसके पेपर में से कुछ निकाले और अपने पेपर में लिखे कि फलाने पेपर में 2005 ईस्वी के फलाने पेपर में फलाने रिसर्चर ने इस बारे में ये बात की है, और नीचे हम जैसे ही रेफरेंस में देंगे, तो उसके बाद जब मेरा पेपर पब्लिश होगा और हम गूगल स्कॉलर पे डालेंगे, पेपर अपना ऐड किया या कहीं भी पब्लिशर के पास दिए वो ऐड किया, तो उसका साइटेशन स्कोर 1 बढ़ जाएगा। जैसे 300 था साइटेशन, तो अब 301 हो जाएगा, फिर कोई और साइट करेगा तो 302 हो जाएगा। तो पेपर के साथ साइटेशन स्कोर लिखा होता है। ये सब हम देखने के लिए एक दिन आप लोग को संडे का सेशन रखते हैं ना, कि उस दिन पढ़ाई छोड़ करके थ्योरेटिकल यही सब चीज़ सिखाएंगे आपको लोग। तो अगले संडे को आप लोग को ये दिखाएंगे साइटेशन और रिसर्च पेपर कैसे होगा। तो हम लोग देखें कि साइटेशन को समझे क्या है। अब दिक्कत क्या आई कि चाइनीज लोगों ने तो चाइना में ही रिसर्च, जितना रिसर्च था उसी को रिव्यू किया, हिंदी में रिव्यू कर नहीं पाए, इंग्लिश में रिव्यू कर नहीं पाए। तो जब ये चीज़ देखा गया कि चाइना का इतना ज़्यादा जो ये चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो पता चला कि चाइना का पेपर्स को ही लोग साइट कर रहे हैं। तो इसको नाम दिया गया नेशनल बायस, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ी गलती हो गई पत्रकारों से, क्योंकि पत्रकार लोग साइंटिस्ट नहीं थे, पत्रकार साइंटिस्ट नहीं होते हैं। पत्रकार लोगों को लगता है कि बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन पत्रकार नॉलेजेबल नहीं होता है। वो नॉलेजेबल सोर्स से इंफॉर्मेशन उठाता है, या जो सोर्स उसको नॉलेजेबल लगता है, और दर्शक को वो चिपकाता है। तो पत्रकारों ने इसको नाम दिया नेशनल बायस, ठीक है, कि ये राष्ट्रीयतावादी पक्षपात है, कि ये लोग, आप लोग अति राष्ट्रीयता की भावना से पीड़ित हैं। इसी कारण से आपने रिसर्च में भी जो इंडिया पाकिस्तान वाला फीलिंग कर दिया कि नहीं भाई हम चाइना है, तो हम चाइना का ही रिसर्च पेपर का रेफरेंस और नाम देंगे, जिसके कारण आप लोगों का सबका साइटेशन स्कोर तो बढ़ गया, लेकिन बाहर के वैज्ञानिकों का आप दे ही नहीं रहे। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ था? प्रॉब्लम तो लैंग्वेज में है, ठीक है, समझे आप लोग। तो एक नेशनल बेसिस ऑफ बेसिस नहीं, सॉरी, बायस, एक नेशनल बायस एक टर्म आया अभी न्यूज़पेपर में, तो इसीलिए हम आप लोगों से चर्चा किए कि मीडिया ने इसको नेशनल बायस बताया। लेकिन जब हम लोग करीब से इसको देखे, तो ये बायस जो था वन ऑफ द लैंग्वेजेस बायस था। लैंग्वेज बायस भी कई तरह के होते हैं, लैंग्वेज के कारण एरर था। अब अगले को भाषा नहीं आती थी तो अगले ने ऐसा कर दिया, लेकिन मीडिया तो मीडिया है, और मीडिया को तो चीज़ें सही कभी दिखानी होती नहीं है। क्योंकि अमेरिकन पोर्टल था तो उसने प्रो अमेरिकन वे में लिखा कि नहीं, नेशनल बायस नाम दे दिया। तो अब हम लोग ने देखा कि एक एरर का ये सोर्स है, पक्ष का ये सोर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी स्टडी करेंगे सब में पहचानते जाएंगे जहाँ जहाँ पे ऐसे केसेस आएंगे कि क्या क्या एरर के सोर्स है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा नेट में इसके बारे में, जैसे हम ये एग्जांपल दिए ना, तो क्या होता है कि नेट के जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो हाइपोथेटिकल कम होते हैं, कई बार रियल लाइफ केस से उठा के दे दिया जाता है। तो हो सकता है कि कभी आपको ये क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाए नेशनल बायस वाला। और ये सब चीज़ ना, जैसे अब नया टर्म आया नेशनल बायस है, ये तो आपको किताब में मिलेगा नहीं, ये साइंटिफिक कम्युनिटी का लैंग्वेज बन गया धीरे धीरे, तो अब इससे नेट क्वेश्चन पूछ देगा आराम से। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं कि पहला चीज़
क्या होता है कि प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस जो है दोनों में क्या कॉमन है कि दोनों दिशा देते हैं स्टडी को। उसके बाद क्या है कि डिड्यूस स्पेसिफिक एम्पिरिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि डिडक्शन। प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस के आधार पर हम लोग उसको देखते हैं कि रिसर्च डिजाइन बनाने में हम लोग को मदद करता है। रिसर्च डिजाइन बनाने में मदद करता है। कल का जो क्लास था उसमें हम लोग देखे कि कैसे जो है हम लोग रिसर्च डिजाइन बनाए। रिसर्च डिजाइन बनाने के लिए हम लोग को कोई बाहरी चीज का मदद लेना पड़ा? नहीं ना लेना पड़ा। सिर्फ हाइपोथेसिस को देखे और देख करके हम लोग समझते गए, तर्क वितर्क करते गए, जहाँ पे जो चीजें खराब लगा कि ऐसे ऐसे हो सकता था वैसे करके हम लोग बहुत सारा हाइपोथेसिस जनरेट किया, उसमें से किसी एक को लेकर के टेस्टिंग के लिए आगे बढ़े। तो ये किए और उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड किए कि किस तरीके से जो है, कल हम लोग वहीं पे क्लास खत्म किए थे। तो कल के क्लास में एक हाइपोथेसिस बना था वो टेलर वाली केस के लिए, कि मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं कि कपड़ा जो है वो उल्टा है कि सीधा है ये पता ना चल रहा हो, ठीक है। इसी हाइपोथेसिस को लेकर के करते हैं। तो इस हाइपोथेसिस में एक नल हाइपोथेसिस क्या होगा, मान लीजिए कि कपड़ा जो है पता नहीं चलता है, उल्टा देख करके पता नहीं चल रहा है कि कपड़ा उल्टा है सीधा है या फिर दूसरा, ऐसी कोई बात नहीं है। दो हाइपोथेसिस बन गया। इसको कैसे टेस्ट कीजिएगा आप लोग? कल के टेलरिंग फैक्ट्री वाला जो प्रॉब्लम हम लोग किए थे, उस टेलरिंग फैक्ट्री के प्रॉब्लम के अनुसार जो था, तो कैसे जो है आइडेंटिफाई कीजिएगा। चलिए हाइपोथेसिस सेलेक्ट कर लिया, दो हाइपोथेसिस बन गया कि कपड़ा उल्टा है कि सीधा, एक पता नहीं चलता और दूसरा कि पता चल जाता है। तो कैसे टेस्ट कीजिएगा इस बात को? करके सभी दर्जी से मतलब देखा जाएगा क्या किसको पता चल रहा है किसको नहीं पता चल रहा है, और फिर जिसको पता चल रहा है उसको एक अलग ग्रुप में दे दीजिएगा, और जिसको नहीं पता चल रहा है उसको अलग ग्रुप में दे देंगे। फिर जिसको पता नहीं चल रहा है उसको बताया जाएगा कि सीधा ये है और ये उल्टा ये है। ठीक है। तो आप जैसे ग्रुप में बांटिएगा, मान लीजिए ग्रुप में नहीं बांटते हैं, सीधा सर्वे कर लेते हैं, किसको पता चल रहा है किसको नहीं चल रहा है, सर्वे के हिसाब से स्कोर दे देते हैं। जिसको पता चल रहा है उसको 1, जिसको नहीं पता चल रहा है उसको 0। ठीक है। तो उस हिसाब से सर, मतलब अगर ज्यादा को जो ना ये पता चल रहा है कि ये सीधा है, हाँ, और कम ये बता रहा है कि ये उल्टा, ज्यादा नहीं बता रहा है कि सीधा। तो वही है ना कि आप उसके दिमाग पे नहीं ना चलिएगा कि ज्यादा सर्वे में क्या आ रहा है। आपको पता चल गया कि कितना को पता चल रहा है और कितना को नहीं पता चल रहा है। ठीक है। तो ये जो बहुत अच्छा बताया गौरव कि 2 ग्रुप बना लेंगे, पहले सर्वे करेंगे, सर्वे के हिसाब से 2 ग्रुप बना लेंगे। और लाइकली बहुत ज्यादा ये होगा लॉजिकली कि जो दूसरा ग्रुप था जिसको पता नहीं चल रहा है उसी के साइड से एरर जनरेट हो रहा होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि बढ़िया सा एक बड़ा सा एकदम लगाएंगे हेलोजन लाइट टेबल पे। उसके बाद कपड़ा का सैंपल लाया जाएगा, ठीक है। और जो लोग कपड़ा सही से पहचान गए कि सीधा है या उल्टा है, उनको रखा जाएगा, उनको बोला जाए कि बताओ कैसे तुम पहचाने कि कपड़ा सीधा है या उल्टा है। तो बताएगा कि इस तरीके से हम पहचान पा रहे हैं, अंतर कर पा रहे हैं कि कपड़ा सीधा है या उल्टा है। वो तरीका हम लोग को आ गया कि इस आधार पे इस व्यक्ति ने पहचाना। अब जिसको नहीं आ रहा है उस वाले ग्रुप के व्यक्ति को बुलाया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि देखो इस तरीके से पहचानते हैं सीधा है या उल्टा है, और उसको प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रैक्टिस कराने के बाद उसको कई बार क्या करेंगे कि टेस्ट करेंगे, बहुत बार कपड़ा देंगे और देखेंगे जो उसको सिखाया गया, जो उसको ट्रेन किया गया, वो उसको उस स्किल को, कपड़ा पहचानने की स्किल को डेमोन्स्ट्रेट कर पाता है कि नहीं। अगर कर पाता है तो फिर ठीक है, नहीं कर पाता है तो फिर उसको बार बार सिखाया जाएगा या उसको और समझाया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम लोग का वो जो 20% का आंकड़ा था उसमें तो परिवर्तन आएगा ही, है ना। क्लियर है? हेलो, जा रही है आवाज सबको? सर एक बार और कर दीजिए। क्या वो एग्जाम्पल शुरू से कर दें क्या फिर से? हाँ। चलिए, कल के हम लोग प्रॉब्लम में देखे थे, कल हम लोग ऑरली ही प्रॉब्लम किए थे, आज रिटर्न पे भी कर देते हैं क्योंकि कुछ नए लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा।
ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एकदम कान और ध्यान यहीं पे रखिएगा। एक फैक्ट्री है, ठीक है, गारमेंट फैक्ट्री है। गारमेंट फैक्ट्री मतलब वहाँ रेडीमेड कपड़ा बनता है, तो वहाँ टेलर्स की लाइन है, ठीक है, एक हॉल है बड़ा सा, और उस पे एक लाइन से जो है सिलाई की मशीनें रखी हुई है जिसपे सारे टेलर्स बैठते हैं, ठीक है। जैसे क्लास में बेंच लगा होता है ना एक लाइन से आगे से पीछे तक, वैसे ग्रुप करके बहुत सारे टेलर्स बैठते हैं वहाँ। तो गारमेंट फैक्ट्री है, मान लीजिए कोई ब्रांड है, जारा हो गया या कोई भी ब्रांड हो गया कपड़ा का, मान्यवर हो गया, कुछ भी वैसा हो गया। अब उस ब्रांड के साथ बहुत दिनों से क्या देखा गया है कि जो उसका क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है वो ये देख रहा है कि 20% जो है एरर मेरे कपड़े में आ रहा है हर महीना। अब मानवीय अगर भूल होगी, ठीक है, मान लीजिए कहीं कुछ भूल होता है, कभी किसी का कुछ मिस्टेक हो गया, तो ये 20% का एरर जो है लगातार एकदम आ रहा है, महीने महीना, 6 महीना, 8 महीना से, ये इसके आगे पीछे भी होना चाहिए। आगे पीछे का मतलब है कि 20 कभी 19 आया, कभी 21 आया, इतना तक चलेगा, इतना को 20% ही माना जाता है। लेकिन एरर का ऐसे कैसे हो रहा है कि मतलब एकदम कंसिस्टेंट 20% के ही आसपास आंकड़ा आ रहा है हर बार। तो उसको माइंड में यही हुआ कि चलिए इन्वेस्टिगेट किया जाए, साइंटिफिकली ये चीज़ पता लगाया जाए कि एरर आखिर कहाँ से आ रहा है। और इस बात के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा श्योर था कि जब आंकड़ा 20% ही आ रहा है बार बार, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है और प्रोमिनेंट रूप से गड़बड़ है। इसका कारण कुछ ह्यूमन फैक्टर्स नहीं है कि कुछ कभी ऐसे हो गया, कभी रैंडम हो गया, तो उसके कारण 1-2%, 4% एरर जनरेट होता है। 20% का मतलब है कि ये 20% कुछ कहानी कह रहा है। तो अब उसको अपने फैक्ट्री में इन्वेस्टिगेट करना है कि आखिर ये एरर आ कैसा आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, ये पहले जान लीजिए कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम। समस्या ये है कि जितने कपड़े जो है, मान लीजिए कि शर्ट या शर्ट, मान लीजिए कि शर्ट जितने सिले आते हैं, शर्ट का ब्रांड है, तो उसमें 20% जो शर्ट होते हैं उसके प्रोडक्शन लाइन के हर बैच में, उसमें कपड़ा जो है उल्टा होता है, सिया हुआ। जैसे कपड़ा का उल्टा पार और सीधा पार होता है ना, तो वैसे ही उल्टा पार में जो है वो सिया हुआ रहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो जो है मार्केट, ये क्वालिटी चेक जब होता है क्वालिटी कंट्रोल में, तो वहाँ पे मैनेजर उसको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अब तो कपड़ा लग गया, अब तो लेबर लग गया, उस पर बटन लग गया, सब कुछ लग गया, तो आपका तो पैसा चला गया पानी में। तो वो जो 20% पैसा आपका गया, तो वो तो आपको नुकसान लेना पड़ा। अगले ने गलती कर दिया, सी दिया, लेकिन अगले को तो आपने मजदूरी दे दिया उसके काम का, और आपको पता नहीं चल रहा है कि उतना लाइन में जो है बहुत सारे टेलर्स की संख्या है, 100 के आसपास टेलर्स की संख्या है, उसमें से कौन गलती कर रहा है या कहाँ कहाँ से गलती हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा टेलर्स की संख्या है, मान लीजिए 100-150 है वैसे करके, तो उसमें से कोई एक टेलर तो 20% वॉल्यूम पर मंथ क्रिएट नहीं कर लेगा। जैसे 1 लाख कपड़ा बन रहा है, तो उसमें से जो है 20,000 तो एक टेलर का तो बात नहीं कि 20,000 कपड़ा बनाएगा। तो इसका मतलब ये भी सब स्पष्ट है कि एक जगह से गलती नहीं हो रही है, गलती हो रही है मल्टीपल पॉइंट से। तो कल आप लोगों के सामने यही प्रश्न था कि अब आप लोग को इस समस्या का समाधान ढूंढना है। प्रॉब्लम आप लोग को मिल गया, प्रॉब्लम आप लोग समझ गए, अब इसका कैसे समाधान ढूंढेंगे, क्या हाइपोथेसिस बनाएंगे, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का क्या डिज़ाइन होगा। इन्वेस्टिगेशन का डिज़ाइन मतलब रिसर्च डिज़ाइन। यही प्रॉब्लम था आप लोगों के सामने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोग? जिसमें सब लोगों ने बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाए, इसमें कि कुछ हाइपोथेसिस ये था कि क्या बोलते हैं कि कोई एक टेलर ये चीज़ कर रहा होगा, तो बाद में हम लोग उसको रिजेक्ट करके बोले कि नहीं, एक टेलर तो नहीं कर रहा होगा, एक टेलर 20% नहीं करेगा। फिर एक हाइपोथेसिस ये था कि हो सकता है लाइटिंग की कमी होगी कुछ टेबल्स पे, जिसके कारण वो देख नहीं पा रहा होगा कि कपड़ा सीधा है या उल्टा है। तो ऐसे ही बहुत सारे हाइपोथेसिस में हम लोग एक हाइपोथेसिस पे पहुंचे कि कुछ टेलर्स जो है पहचान नहीं पा रहे, अंतर नहीं कर पा रहे सीधा और उल्टा में। तो बहुत सारा हाइपोथेसिस है, तो बहुत सारा हाइपोथेसिस पे तो अलग अलग रिसर्च करना होगा हम लोग को। कोई एक हाइपोथेसिस चुनना है। जो नए लोग हैं, आप लोग के पास अगर, या जो लोग कल नहीं बोले हैं हाइपोथेसिस अपना, अगर आप लोग के पास कुछ लग रहा है कि इस एरर का क्या कारण हो सकता है, कुछ भी अनुमान लगाइए, कुछ अनुमान दीजिए कि ये एरर इस कारण से हो रहा है। यार कल जो लोग बोले हैं उनको भी कुछ नया लग रहा है, नए नए तरीके से, तो बताइए फिर नए तरीके से इसको दृष्टिकोण को आज देखते हैं रिसर्च को। अगर एक ही प्रॉब्लम में आप 15 हाइपोथेसिस पे आते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो एक हाइपोथेसिस पे जो है आप माइंड चला करके देखिए कि कैसे इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या रिसर्च डिज़ाइन होगा, कैसे करेंगे। तो आपको एक तरीका पता चला, फिर वो तरीके से सॉल्व हो गया। आप उसी को 15 तरीके से सॉल्व करेंगे ना, तो आप 15 टाइप का रिसर्च सीख लेंगे।
और उसके बाद क्या होगा, आपको मेथड पता हो, खाली नाम नहीं पता होगा। जब हम पढ़ाएंगे तब बोलेगा अरे ये तो यही वाला था, यही वाला था। ठीक है, तो एक ही एक्सरसाइज को हर बार अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का भी अपना अलग फायदा है। इसको ये मत समझिए कि क्या रिपीट कर रहे हैं उसी चीज को। हाइपोथेसिस दूसरा होगा, तो जो हाइपोथेसिस कहेगा, जब हाइपोथेसिस बदल जाएगा तो क्या होगा, दिशा भी बदल जाएगी, है ना, रिसर्च डिजाइन भी बदल जाएगा। तो चलिए आज दूसरा हाइपोथेसिस लेके प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। बताइए कौन सा हाइपोथेसिस लेके प्रैक्टिस किया जाए आज। गौरव, क्या कशा, दिव्या, सागर भाई, निखत, मनीषा। लाइट का ही हम लोग रखते हैं प्रॉब्लम की लाइट की वजह से ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो लाइट का प्रॉब्लम रखते हैं। तो चलिए हो गया कि लाइट की दिशा में हम लोग अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब इस पे मेन हाइपोथेसिस कौन बनाएगा, कोई बना के बताओ मेन हाइपोथेसिस क्या होगा। वेरिएबल बताइए कोई व्यक्ति, ठीक है, और फिर कोई व्यक्ति बताइए कि हाइपोथेसिस क्या बनेगा। वेरिएबल तो सर कपड़ा ना हो गया। लाइट और आदमी, दर्जी। हाँ लाइट ठीक है, लाइट हो गया, दर्जी हो गया, ठीक है। हाइपोथेसिस बनाइए इस पे कि क्या अनुमान है आप लोग। आज जैसे अनुमान था, उसको हाइपोथेसिस बनाने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम समझ में आ गया, उसको एक स्टेटमेंट के रूप में लिखिए कि रिलेशनल स्टेटमेंट, संबंध वाक्य के रूप में लिखिए। हम लोग जब हाइपोथेसिस को पढ़े थे तो हम हाइपोथेसिस के लिए नया नया शब्द का यूज किए ताकि हम लोग उसको नया अर्थ दे सके, नया समझ पाए। जाहिर सा बात है कि मनोविज्ञान में उन शब्दों का यूज नहीं होता है, क्लास में यूज नहीं होता है, लेकिन हम लोग नए शब्द का आविष्कार कर रहे हैं उसको समझने के लिए। हाइपोथेसिस को हम लोग क्या क्या बोले थे, पूर्व कल्पना और परिकल्पना कहा जाता है, लेकिन हम उसको क्या क्या नया नाम दिए, हम उसको नाम दिए आज एक और नया नाम देते हैं उसको, निर्देशवाद। क्यों नाम दिए समझ में आ रहा है ना। क्या बोले, फिर से बोलिए। निर्देश वाक्य। निर्देश वाक्य लिखा हुआ है, निर्देश वाक्य। क्यों, क्योंकि हाइपोथेसिस निर्देश दे रहा है ना कि कैसे स्टडी करना है। आज हम लोग देखें ना, दिशा दे रहा है, दिशा दे रहा है तो उसको क्या कह सकते हैं, दिशा वाक्य भी कह सकते हैं। ये सब कहीं लिख मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब वर्ड कहीं यूज नहीं हो रहा है। फील्ड में वही वर्ड यूज, परिकल्पना और पूर्व कल्पना ही यूज हो रहा है। ये हम लोग सरलता से समझ सकें इसीलिए इसका नाम ये रख रहे हैं, ठीक है। जैसे घर में कोई दोस्त है या कुछ है, उसका बढ़िया सा प्यारा सा नाम है, लेकिन हम लोग उसको गोलू मोलू टोलू बोलते हैं, तो वही है गोलू मोलू टोलू वाला नाम है, इसको यूज नहीं कीजिएगा। और हम लोग क्या पिछले पहले देखे थे, हाइपोथेसिस को एक नया नाम हम लोग दिए थे, उसको कहते संबंध वाक्य। क्यों, क्योंकि संबंध बताता है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए आप लोग एक कथन बोलिए, हम लिख देंगे यहाँ पे कथन कि क्या हाइपोथेसिस होना चाहिए। हाइपोथेसिस हमेशा कथन के रूप में होता है, जान ही रहे। लाइट कम रहने की वजह से एक्स गारमेंट में कपड़ों के उल्टे सिलने की संख्या 20% है। ना, प्रतिशत आप डिटरमाइन मत कीजिए, अभी हाइपोथेसिस को सिंपल रहने दीजिए। ये तो हो सकता हाइपोथेसिस है सर। हाइपोथेसिस क्या है, कारण कारण संबंध को देखता है ना। सर ये नहीं हो सकता है कि लाइट कम रहने के कारण मतलब कपड़े को उल्टा या सीधा देखने में प्रॉब्लम हो रहा। एग्जैक्टली यही है हाइपोथेसिस। चलिए H1 हम लोग लिखे, और रोशनी की कमी के कारण। हाइपोथेसिस में डेटा या परसेंटेज नहीं यूज करेंगे और हम लोग, ठीक है, नॉर्मल सिंपल रिसर्च डिजाइन में। रोशनी की कमी के कारण, यानी कि एक वेरिएबल हम लोग का रोशनी हो गया, और उसका कमी मतलब वो वेरिएबल का वैल्यू अगर कम होता है तो क्या होता है, कमी के कारण कपड़ों में उल्टा सिलाने का प्रतिशत
बढ़ता है, ठीक है। तो इसका जो है नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? नल हाइपोथेसिस जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा कि जो है नहीं बढ़ता है। अब ये मत कर दिया कि घटता है, ठीक है, वो दूसरा हाइपोथेसिस हो गया, तब आपका 3 हाइपोथेसिस वाला डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रतिशत बढ़ता है और दूसरा में नहीं बढ़ता है। अगर 3 हाइपोथेसिस के साथ भी आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस तरीके से आपको जो टेस्टिंग करना होगा। लेकिन हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले 2 हाइपोथेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर और आगे रिसर्च डिजाइन को कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे। तो पहले सरलता वाली चीज को तो मास्टर कर लें। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें वेरिएबल कौन कौन है, बताइए। निखत आप बताइए वेरिएबल कौन है इसमें। चांदनी, रोशनी की कमी आई थिंक। हाँ ठीक है, रोशनी वेरिएबल है, कमी तो मात्रा हो गया, ठीक है, एक हाँ वेरिएबल हो गया। और दूसरा वेरिएबल कोई दूसरा आदमी बताएंगे। उल्टा सिलने का कपड़ों का प्रतिशत। उल्टा। कपड़े का रुकिए, हम जिसका नाम लेंगे ना वो केवल वही बताएगा, बाकी हमको पता है कौन कौन बता देगा, इसीलिए उसी का नाम लेंगे जो कि हमको लग रहा है कि हम निश्चित करना चाह रहे हैं कि कम बोल रहा है वो आदमी। तो मनीषा, हाँ मनीषा बहुत कम बोल रहा है। आप बताइए कि कौन सा और दूसरा वेरिएबल होगा। उल्टा सिलने का प्रतिशत। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इस हाइपोथेसिस के देखिए तो लैंग्वेज में कुछ और सुधार किया जा सकता है क्या? उल्टा की जगह उल्टे लिखना चाहिए। ठीक है, ये उल्टे तो सिलने की। देखिए क्या सुधार हो सकता है, इसको और अच्छा कैसे हो। गलती का प्रतिशत बढ़ता है, सीधा सा बात है। अभी गलती क्या है, इसको हम जो है शुरू में जब अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे या सीधे तो हाइपोथेसिस पे आते नहीं है, पहले तो स्टडी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि स्टडी में हम लोग रोशनी के बारे में बताएंगे, रोशनी क्या होता है, रोशनी को कैसे नापा जाता है ना, ये सब चीज़ बताएंगे। फिर देखेंगे गलती क्या है, क्या गलती है, तो गलती को वहाँ पे डिफाइन करेंगे कि गलती का मतलब है कपड़ों का उल्टा सिला जाए, समझ गए। तो अब ये क्या हो गया, ये और अच्छा हो गया हम लोग का। कोई आना चाह रहा है, लाल बिहारी, बिहारी कैसे आ गया? हाय ग्रुप में। अच्छा ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि बिहारी हाय हेलो क्लास के बाद होगा, ठीक है, अभी आप क्लास के बीच में आए इसीलिए अभी जो क्लास चल रहा है वही होगा। चलिए, रोशनी की कमी के कारण कपड़ों में गलती का प्रतिशत बढ़ता है। तो हम लोग क्या कर दिए, गलती कर दिए और गलती को अलग से हम लोग डिफाइन कर दिए। तो ये हम लोग का ज़्यादा सरल हुआ। अब देखिए पिछला वाला सेंटेंस ज़्यादा सरल था, ये सेंटेंस ज़्यादा सरल है। ये वाला समझने पे दोनों ही सही है। हाँ दोनों सही है, ये ज्यादा सरल है, इसमें कम शब्द है और स्पष्ट है, सीधा है। गलती को एक जगह बता दिए तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से भी हम लोग हाइपोथेसिस को ये कर सकते हैं। चलिए, 2 हाइपोथेसिस हम लोग, 2 वेरिएबल हम लोग को मिल गया, रोशनी मिल गया, अब गलती मिल गया। अब देखिए एक्स, इसमें एक्स और वाई वेरिएबल, हम एक्स और वाई कहते हैं, आप फर्स्ट वेरिएबल सेकेंड वेरिएबल भी कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो रोशनी की कमी के कारण जो है फर्स्ट वेरिएबल मान लेते हैं हम, हमेशा की तरह इसको x मानते हैं, और दूसरा जो है गलती का प्रतिशत बढ़ता है। तो इसके बीच में संबंध क्या होगा, अगर x डाउन हो रहा है मतलब रोशनी जो है कम हो रहा है, तो y क्या हो रहा है, अप हो रहा है ना। x का वैल्यू कम हो रहा है तो y का वैल्यू ऊपर हो रहा है। तो इसको कैसा कोरिलेशन कहेंगे, निगेटिव कोरिलेशन या पॉजिटिव कोरिलेशन? पॉजिटिव पर। निगेटिव ना कहेंगे, नेगेटिव। हाँ निगेटिव होगा। पॉजिटिव तब होता है जब दोनों साथ साथ बढ़ता है, ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है। और निगेटिव कोरिलेशन तब होगा जब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो हम लोग को अब देखिए मोटा मोटा आइडिया लग रहा है, कोरिलेशन का बात आया तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि जब डेटा निकालेंगे तो स्टैट्स में क्या यूज करना होगा, कोरिलेशन का यूज करना होगा। आ रहा है ना?
तो ये क्या हो रहा है, निर्देश वाक्य हुआ, हम लोग को निर्देश दे रहा है कोशिश, वही सब कुछ बता रहा है क्या करना है, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, संबंध वाक्य, संबंध भी हम लोग इसके बीच में कर पा रहे हैं कि दोनों के बीच में रेसिप्रोकल का संबंध है। रेसिप्रोकल का अर्थ है निगेटिव कोरिलेशन का संबंध, हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं। तो अब इसको टेस्ट कैसे कीजिएगा बताइए, ये तो हो गया हम लोग का अनुमान वाला काम। अब मेथोडोलॉजी बताइए, कैसे कैसे टेस्ट कीजिएगा, रिसर्च डिजाइन बताइए। सोच लीजिए 2-4 मिनट आराम से, फिर बताइए। देखिए, 2 क्वांटिटी कोई बताएगा या फिर हम बताएं? आप ही बता दीजिए। अरे हम तो बताएंगे, कोशिश तो कीजिए आप लोग। एक अच्छा, रूम तो सेट करेंगे जिसमें बहुत सारा मशीन रहेगा और दर्जी भी रहेगा, ठीक है। और फिर वहाँ एक बार कम लाइट दे करके देखेंगे क्या कैसा ये लोग सिल रहा है, मतलब गलती सिल रहा है या फिर सही सिल रहा है। फिर धीरे धीरे लाइट को बढ़ाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे क्या सच में लाइट के वजह से मतलब इसका प्रभाव पड़ रहा है, गलती कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो हर बार हम लोग क्या करेंगे, सैंपल लेते जाएंगे ना उसको, लाइट अलग अलग लाइट वैल्यूज पे, कि लाइट का अगर लेवल इतना था तो जो है इतना उसमें जो कपड़ा सिलाया हुआ उसमें एरर का परसेंटेज निकालते जाएंगे और देखेंगे कि दोनों में कोई कोरिलेशन होता है कि नहीं, यही ना? हाँ ठीक है। तो अब जो क्वांटिटी को आप मॉड्यूलेट कीजिएगा, यानी रोशनी की कमी है, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो ऊपर से ठीक है, रोशनी की कमी या जो बढ़ोतरी है, तो इसको आप कैसे मॉड्यूलेट कीजिएगा, मतलब क्या इसके लिए यूनिट है, कि रोशनी को नापने का यूनिट क्या है? वोल्टेज कम ज़्यादा करके कि मतलब, या फिर बल्ब की संख्या कम ज़्यादा कर करके कि रोशनी अगर मतलब बल्ब की संख्या कम है तो रोशनी कम है, फिर बल्ब की संख्या बढ़ा दिए तो रोशनी भी बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इस यूनिट तरीके या से वाट? हाँ, क्या बोल रहे हैं सागर भाई? यूनिट या वाट है ना, ये रोशनी का क्या बोलते हैं उसको? वाट तो कार्य शक्ति होता है, रोशनी का कैंडेला भी होता है और ल्यूमेन भी होता है, 2 होता है। अच्छा, एसआई सिस्टम में कैंडेला है और कॉमन सिस्टम में ल्यूमेन है, ठीक है। बल्ब पे लिखा होता है वो इतना ल्यूमेन का बल्ब है। तो उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ल्यूमेन वैल्यूज पे रोशनी देंगे और ल्यूमेन वैल्यूज को नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग और ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं। मेथोडोलॉजी में हम लोग को लिखना होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हम लोग को लिखना होगा कि पहली बार जो मिनिमम वैल्यू होगा रोशनी का, पहले तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो नॉर्मल वैल्यू जो रोशनी का था वहाँ उसको मेजर करेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी था बिना कोई चेंज किए फैक्ट्री में, तो उसको मेजर कर लिए, तो उससे हमको एक वैल्यू निकल गया। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक जो मेन वैल्यू रेफरेंस वैल्यू निकल गया हम लोग का कि हाँ इतना पहले से था, उससे हमको कितना रोशनी और आगे बढ़ाना है और कितना और पीछे जाना है, ठीक है। मान लीजिए कि उससे 500 ल्यूमेन तक हमको कम करना है और 500 ल्यूमेन तक आगे बढ़ाना है। तो रोशनी का जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का रेंज हमको तय करना होगा कि इसको जब मॉड्यूलेट करेंगे तो किस से किस रेंज तक तय करेंगे, क्योंकि दोनों को तो अनंत किया जा सकता है। आप रोशनी इतना कम कर दीजिए कि बल्ब बुझा दीजिए पूरा, तो ये तो कोई बात नहीं हुआ, है ना। तो आपको दोनों साइड एक सीमा तय करनी होगी रोशनी की, कि मिनिमम सीमा इतना है जहाँ पे काम किया जा सके, उसके नीचे आप जाइएगा तो फिर तो आपको इतना एरर मिलेगा कि कोई पॉइंट नहीं है ना, आप अंधेरा करते जाइए। अब हाँ एक पॉइंट था मेरा हाँ कि साहब यहाँ पे प्रश्न में जो है पहले से है कि जो कमी के कारण जो गलती हो रहा है, तो हम इसको कम क्यों करेंगे? और कम इसीलिए करेंगे क्योंकि ये हम लोग का जो है ना, ये अनुमान है कि कमी के कारण हो रहा है। तो पहले करंट का जो मेजरमेंट है, मतलब अभी जैसे मान लीजिए कि अभी फैक्ट्री में जो लाइट का लेवल है वो 500 कैंडेला है, एक बात मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा के भी देखेंगे और घटा के भी देखेंगे, दोनों तरीके से चेंज करेंगे। अगर इन दोनों में रिलेशन होगा तो रोशनी का लेवल बढ़ाने से क्या होगा, गलती का प्रतिशत घटता जाएगा, और रोशनी का लेवल घटाने से गलती का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। लेकिन हम लोग को ध्यान रखना होगा इस बात का कि ये तो बहुत सरल बात है कि मतलब लग रहा है कि हाँ रोशनी घटा देते, तो रोशनी इतना न कम कर दें कि एकदम दिया की तरह रोशनी हो जाए, किसी को दिखाई न देने लगे और खूब जो है एरर आने लगा। अगर ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा पता है, आपका जो डेटा होगा ना
डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है ना, क्या हो जाएगा उससे? क्यों कि एरर का जो परसेंटेज है, मान लीजिए कि उसका ग्राफ एक बनाते हैं हम लोग, देखिए सबसे बड़ा चीज ये चीज हम आप लोग को जो बता रहे, इसको देखिए इस नजरिए होगी, रेंज तय करना कितना जरूरी होता है जब हम लोग वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक काम लेंगे। मान लीजिए कि इस पे हम लोग ले लिए रोशनी का लेवल, ठीक है। अरे ऐसे लिखेंगे तब लोग गर्दन टेढ़ा करना पड़ेगा, लिखा वैसे ही जाता है इस तरीके से ही, ऐसे करके, लेकिन वैसे नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। और आप लोग कहीं लिखिएगा तो ऐसे करके ही लिखिएगा, इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस का उधर और एक्स एक्सिस का इधर, ये तो सबको पता ही होगा कि इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। चलिए तो ये $21 मोर हैज ज्वाइन, 21 लोग हैं आज, कौन कौन है देख लें एक नजर। इसमें तो 14 ही दिख रहा है, या 21 दिख रहा है, ये कैसे हो रहा है? 21 कहाँ से आ गया? कंप्यूटर में 14 दिख रहा है यहाँ। अच्छा, विद्या कुमारी एंड 10 मोर हैव लेफ्ट, हाँ वो पहले का डेटा दिखा रहा होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। मान लीजिए कि लाइट का जो इंटेंसिटी था, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं इसको प्रकाश मेरा लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एरिया में ना ब्रेन खराब हो गया लगता है, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है हमसे। मैटर नहीं है साहब, प्रकाश की मात्रा नहीं मैटर है, वेल एजुकेटेड आदमी का पहचान है, और हमसे कभी स्पेलिंग मिस्टेक आज तक स्कूल में नहीं हुआ है, सोचिए बचपन से, और अब आकर के हो रहा है, तो बहुत शर्म का बात है। ये रोग जो मुझे भी बहुत है। हाँ, तो आपका शुरू से भी होगा, शुरू में भी होगा? नहीं शुरू से फिट था, नहीं शुरू से फिट था प्रॉपर। अच्छा, कहीं कोई वो नहीं था। अरे देखेंगे ये इसके बारे में कोई काम किया है कि नहीं, इसी के बारे में खोज के एक रिसर्च पेपर देते हैं आप लोग को। नेक्स्ट वीक जो है ना, जैसे अगला संडे को क्या करेंगे कि कैसे लिटरेचर रिव्यू करते हैं, रिसर्च पेपर का क्या क्या पार्ट होता है, साइटेशन क्या होता है, इसका एक बार प्रैक्टिकल टूर आप लोग को कराएंगे हम अपने लैपटॉप का ऐसे स्क्रीन शेयर करके, और ऐसे में, और एक रिसर्च पेपर देंगे। उस रिसर्च पेपर को पढ़ने के लिए आप लोग के पास 6 दिन का टाइम होगा, ठीक है। अगले संडे को या 6-7 दिन के बाद जिस भी दिन पूछेंगे, आप लोगों को रिसर्च पेपर के बारे में बताना होगा कि क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या समझे हैं। 3 से 4 पेज का रिसर्च पेपर होता है, उससे ज़्यादा होता नहीं है। तो कहीं याद करो तो 10 मिनट में पढ़ जाएंगे, नहीं 10 मिनट में पढ़ के कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। एक रिसर्च को पेपर को पढ़ने में, मतलब एक जो एक्सपर्ट रिसर्चर होगा ईमानदारी से पढ़ेगा, जो एक्सपर्ट है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, 30-35 साल का रिसर्च का अनुभव है, बहुत लैब्स में काम कर चुका है, तो उसको प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए उसको 5 से 6 घंटा चाहिए उस व्यक्ति को। तो हमें तो 5-6 दिन तो चाहिए ही, बिल्कुल चाहिए, भले ही 3 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट को आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आगे है। और इसी से रिलेटेड हम अब ये टॉपिक इंटरेस्टिंग आया है ना हम लोग का, कि स्पेलिंग मिस्टेक वाली जो बात है कि एज के साथ जो स्पेलिंग मिस्टेक बढ़ रहा है, पहले नहीं था, इसी पे खोज करके देंगे, ठीक है। और अगर हिंदी में होगा, अगर इंग्लिश में पेपर होगा तो गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके। क्योंकि हिंदी में जो है ना बेसिर पैर का पेपर सब है, आप खुद भी जब पढ़ने लगिएगा ना पेपर, तो आपको लगेगी क्या रिसर्च डिजाइन है, क्या कर दिया, ऐसा लग रहा है कि मतलब गधा का शरीर में बिल्ली का पैर जोड़ दिया है और कुत्ता का सिर जोड़ दिया, कुछ भी लिख दिया है। हाँ, यूनिक क्या दे दिया, मतलब वो कहीं का कुछ रहा ही नहीं, उसको तारतम्य पता ही नहीं चल रहा है कुछ, और कुछ भी लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया है, यूनिवर्सिटी में सेटिंग कर लिया है, पैसा डाल दिया, सबको बोझ खिला दिया, बस हो गया, रिसर्च पेपर बन गया। कौन देखने जाता है? साइटेशन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, पीएचडी करने का 30 नंबर मिल रहा है ना, बीपीएससी में बन जाएंगे प्रोफेसर 30 नंबर लेके। तो ये सोच के भी बहुत लोग करते हैं। तो वैसे रिसर्च पेपर को तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, पागल हो जाइएगा उल्टा आप लोग उसको पढ़ करके कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हिंदी में वैसे रिसर्च पेपर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट तक में सही से लिखा नहीं है कि रिसर्च किस बारे में। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है परिचय, विषय प्रवेश, ठीक है। एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ में
150-200 वर्ड के पैराग्राफ में लिखा होता है कि हमारा रिसर्च किस बारे में है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो तक गायब रहता है रिसर्च पेपर्स में। तो खैर इसी कारण से आप लोग गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि एजुकेट होना मीन्स गाइड नहीं होना। अब देखिए प्रकाश की मात्रा इधर और एक एक्सिस पे ले रहे हैं गलती का प्रतिशत। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत है तो बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं आप लोग का साइलेंट अप्रूवल, हम समझ लेते हैं इसको। तो प्रकाश की मात्रा है। अब देखिए ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात, और कॉमन सेंस क्या लॉजिकल बात, कि प्रकाश की मात्रा अगर 0 होगी, है ना, तो 0 होगी तो क्या होगा कि सारा का सारा तो एरर ही आएगा। अंधेरा में कौन आदमी है जो कपड़ा सी लेगा सही से? कोई वैसा होगा जो कि सी सकता है, एकलौता। हाँ, सी सकता है, मान लीजिए कि कोई यूनिक होगा, लेकिन वो भी ड्यू टू चांस होगा, ठीक है। हाँ, ड्यू टू चांस होगा, वो ड्यू टू और चांस और का जो प्रोबेबिलिटी होगा उसको रिसर्च में हम लोग एलिमिनेट करते हैं, और उसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं कि रिसर्च में एरर का कितना % चांस है। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग के रिसर्च में अंधेरा में 0 बल्ब बुझा दिया, उसके बाद सबको बोले 1 करोड़ जी सिलाई, ठीक है, और सारा कपड़ा में से जो है ना मेरा 99% एरर निकला, 1% कपड़ा जो है सही निकल गया। तो वो क्या है कि वो बाई चांस के कारण है। तो जब जो चीज़ बाई चांस के कारण आएगी तो उसको रिसर्च में हम लोग नहीं रखेंगे ना, वो तो हमारे रिसर्च के फाइंडिंग को कर देगा। तो हमेशा हमें प्रकाश की मात्रा का निम्नतम स्तर तय करना होगा टेस्टिंग करने से पहले, कि काम करने लायक निम्नतम स्तर इतना होना चाहिए। और वो निम्नतम स्तर कैसे होगा ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? फिर आप जाएंगे खोजेंगे कि मनुष्य के द्वारा प्रकाश की निम्नतम कितनी मात्रा है जिस पे काम किया जा सकता है, ठीक है। निम्नतम मिनिमम रिक्वायर्ड सिलाई करने के लिए कितना होना चाहिए। जब आप गूगल स्कॉलर पे डालेंगे तो आपको उसमें फिर 20-25 रिसर्च पेपर दिखेगा, जो वो लोग देखा हो कि नहीं आदमी को काम करने के लिए कम से कम इतना लाइट का जरूरत होता है। तो उसके आधार पर आप क्या करेंगे कि मिनिमम लेवल ऑफ लाइट डिटरमिन करेंगे कि कम से कम इतना लेवल ऑफ लाइट हम ये रखेंगे, और मैक्सिमम लेवल ऑफ लाइट भी डिटरमिन करेंगे। अब अगर लाइट का लेवल आप हद से ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा पता है, दिखाई देना बंद हो जाएगा। जैसे बिजली गिरता है तो आँख चुंधिया जाता है, या कैमरा का फ्लैश ऐसे आँख पे जलेगा तो कैसे होगा, आँख पूरा चुंधिया जाता है, होता है ना। हाँ, एक्सेस लाइट भी जो है ना वो भी दिक्कत है। तो हम लोग को लाइट का अपर लिमिट भी देखना होगा। जैसे जो लड़के हम लोग हैं, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, हम लोग इस बात से बहुत परिचित हैं कि जब गर्मी के दिन में हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं रोड पे और हम लोग के आँख पे गॉगल्स नहीं होता है, तो हम लोग को सफ़र बिल्कुल सुहाना नहीं लगता। उसका एक कारण ये भी है कि मतलब धूप वाला जो है, लेकिन दूसरा कारण ये है कि आप आसमान की तरफ देखिएगा तो आपको आसमान LED बल्ब की तरफ उजला दिखाई देता है ना। और पेड़ सब का भी कलर उतना वाश्ड आउट सा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल गर्मी के दिनों में अल्ट्रावायलेट रेज की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही आप गॉगल्स लगाते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज फिल्टर हो जाती है और आपको आसमान जो है नीलापन लिए दिखाई देने लगता है, पत्तियों में हरापन दिखाई देने लगता है, और जो व्हीकल्स आ रहे हैं जो भी आपको कपड़ा वगैरह उसका सही कलर आपको दिखाई देने लगता है। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस के कारण हम लोग खाली आंखों से किसी चीज़ का सही कलर नहीं देख पाते हैं। इसी कारण से कैमरा में UV फिल्टर आता है। जो लोग कैमरा वगैरह चलाए होंगे DSLR वगैरह तो जानते होंगे कि एक UV फिल्टर करके एक लेंस आता है, और जब आप आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको UV फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इमेज सही नहीं आएगा, एकदम पूरा चकाचौंध टाइप का वैसे करके आएगा। मतलब वैसा है नहीं लेकिन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज हम लोग के आँख में घुस के हम लोग के विजन को खराब कर रही है, और अल्ट्रावायलेट रेज ही आँख खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। और दिन में तो सूर्य से निकलता ही है, और रात में हम लोग के LED बल्ब से निकलता है, सोचिए। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रकाश की मात्रा जो है उसमें जब आप प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज की भी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आँख चौंधियाने लगेगा। तो हमने क्या किया कि हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट तय किया लाइट का, क्लियर है, और लोअर लिमिट और हाँ, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम किए, और उसके अनुसार हम सबों ने रिसर्च को अपने स्टडी को अंजाम दिया। अब सागर भाई ने पूछा कि जब पता ही है कि कम गलती हो रहा है तो और कम क्यों करेंगे, बस इसीलिए क्योंकि दोनों साइड हम उसको भगाएंगे और देखेंगे कितना क्या चीज़ है। लेकिन
अगर मान लीजिए कि लोअर लिमिट नहीं होता तो क्या होता, लोअर लिमिट नहीं होता तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे होता, प्रकाश की एकदम कम मात्रा पे गलती का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता, ठीक है, यहाँ होता। और जैसे नहीं, प्रकाश की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, यहाँ प्रकाश की मात्रा कम है तो गलती का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे उल्टा हम वेरिएबल ले लिया ना, प्रकाश की मात्रा सर तो गलती की मात्रा इधर होगा ना, वाई और ओ के साइड। तभी तो हम कह रहे हैं कि ग्राफ क्यों नहीं बन रहा है। एक्स जो था प्रकाश की मात्रा था वहां पे, एक्स वेरिएबल प्रकाश की मात्रा, और वाई वेरिएबल जो है, वाई वेरिएबल था गलती का प्रतिशत, गलती का प्रतिशत। अब देखिए इस ग्राफ में एक हम लोग को चुनौती आ रहा है, क्या, गलती का प्रतिशत तो 0 से शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे 0 करने का मतलब है कि प्रकाश की मात्रा भी 0 होगी, नहीं। यहाँ पे हम लोग एक ऐसे करके स्टार लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे नीचे में स्टार में लिखाएंगे कि बिगिनिंग वैल्यू, ठीक है, या 0 वैल्यू भी कहते हैं इसको, 0 वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस इज, या बराबर, ठीक है, कि एक्स एक्सिस पे जो है सबसे जो पहला जो वैल्यू होगा जहाँ से शुरू होगा वो होगा, मान लीजिए प्रकाश की मात्रा है 150 कैंडेला, ठीक है, CD 150 कैंडेला जो है प्रकाश की मात्रा है मान लीजिए, तो 150 कैंडेला से शुरू होगा, और यहाँ लेते हैं कि 800 कैंडेला तक हम लोग इसको ले जाते हैं। चलिए बीच में इक्वल इंटरवल हम लोग क्रिएट कर देते हैं। अब अभी नंबर नहीं बिठा रहे क्योंकि प्रॉपर ग्राफ नहीं बना रहे समझने के लिए। गलती का प्रतिशत, अब देखिए प्रकाश की मात्रा जो है हम लोग यहाँ 150 रखें, क्या होता है अगर 150 नहीं रहता, प्रॉपर 0 रहता, स्टार मिटा देते हैं, ठीक है, प्रॉपर 0 है, तो प्रॉपर 0 है तो क्या हो, गलती की मात्रा एकदम भयानक रूप से यहाँ पे बढ़ी हुई है, नहीं है, एकदम हाइयर है। उसके बाद जैसे जैसे प्रकाश बढ़ाते जा रहे हैं तो गलती की मात्रा क्या हो रही है, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, फिर कम होते जा रही है। एक पॉइंट पे क्या होगा कि गलती की मात्रा एकदम कम हो जाएगी अगर प्रकाश के कारण होगा, फिर उसके बाद बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या होगा, गलती की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो हम लोग का ग्राफ का शेप ऐसा होगा, ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप है, इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं ना, मतलब कि डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, बीच में लाई कर रहा है, तो डेटा आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा बीच में लाई कर रहा है इस जगह पे। अब ये मत सोचिएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप तो ऐसे होता है तो सर का ग्राफ का शेप ऐसा आ गया, तो ये तो उल्टा हो गया, ग्राफ का शेप ऐसा आया है लेकिन आपका जो है जो डेटा खोज रहे हैं वो क्या हो रहा है, कुछ डेटा इधर कुछ डेटा इधर। जब पूरा डेटा का देखिएगा कि डेटा एक वैल्यू के अराउंड जो है आपका ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब सेंट्रल टेंडेंसी मिल रहा है डेटा में, केंद्रीय प्रवृत्ति मिल रही है डेटा में, तो उसका ग्राफ जब वैल्यू का बनाइएगा कि सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से, तब ऐसा बनेगा नॉर्मल कर्व का। अभी हम लोग ये वैल्यू का ग्राफ नहीं बना रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों के रिलेशन का ग्राफ बना रहे हैं, समझे। तो अब गलती का जो प्रतिशत हम लोग देखें तो ये चीज़ है कि हम लोग को एक जगह पे तय करना होगा कि ऐसे मिनिमम मात्रा मान लीजिए कि 150 है और 150 यहाँ पे आता है, ठीक है। अरे यार जब कलर, इसीलिए सॉफ्टवेयर भी डम है एकदम, आदमी कलर चूज करेगा अगर तो रबड़ का कलर थोड़ी ना चूज करेगा, पेन का ही कलर चूज करेगा। इसको समझ में नहीं आ पाया आपको इतना सवाल। तो 150 को लेकर के रखे, ठीक है, 150 को लेकर के रखे हम लोग यहाँ से, तो इस हिसाब से जो है ना हम लोग को क्या होना चाहिए था स्टडी, यहाँ पे 150 होना चाहिए था, स्टार मारते हैं अगर तो, ठीक है, यहाँ पे स्टार मारे 150। तो अब फिर से ग्राफ बनाते हैं इसका, हम लोग देख लिए बैड सिचुएशन में ग्राफ कैसा होता है। तो इससे हम लोग क्यों रेंज डिसाइड करेंगे, इसीलिए क्योंकि अगर लोअर रेंज डिसाइड नहीं करते हैं तो हम लोग के डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी नहीं आ पाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ पाएगा, हम लोग का डेटा क्या होगा 0% रोशनी पे जो है बहुत ज़्यादा एरर दिखा देगा, और इससे हम लोग के डेटा में आ जाएगा आउटलायर्स। आउटलायर्स समझते हैं आप लोग? नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आउटलायर्स का मतलब है पूरा जो डेटा का सेट है, जो ऑब्जर्वेशन जो हम लोग का स्कोर आया है उसमें से कोई एक दो स्कोर इतना हद से ज़्यादा बाहर है इसके कारण एवरेज पूरा खराब हो जा रहा है। जैसे हमने जो है चॉकलेट खरीदने वाले 10 लोगों का, ठीक है, एक
एक टॉफी है कॉफी वाइट, कॉफी वाइट छोड़ देते हैं, कॉफी वाइट तो जस्ट जेली सुने हैं नाम आप लोग? हाँ लुक लुक करता है, जेली मीठा सा एकदम रहता है, पूरा खूब मीठा रहता है, एकदम कप सिरप टाइप का टेस्ट रहता है इसका। तो जस्ट, हाँ तो जस्ट जेली जो है जैम टाइप का लगता है थोड़ा ही, तो 1 रुपया का शायद होता है वो। तो जस्ट जेली जो है 10 लोग के ग्राहक के रेंज पे हम लोग कर रहे हैं कि 10 लोगों का हम लोग लेते हैं जो जस्ट जेली खरीदने हैं। अब देखिए उम्र का प्रतिशत, एक जो आया वो आया 3 साल का, एक आया 4 साल, तीसरा फिर 3 साल का आया, चौथा 5 साल का आया, फिर 9 साल का आया, ठीक है। फिर जो है एक 2 साल का बच्चा को लेकर आया कोई, मतलब कोई दिलवाया उसको, ठीक है। ये कंज्यूमर है हम लोग का, कितना हुआ 3 3 6। फिर 10 साल का आया, कोई 12 साल का आ गया, फिर एक 6 साल का आया, कितना डेटा हो गया 3 3 6 3 9। फिर कोई आया 4 साल का, नहीं एक आउटलायर हम डालेंगे डेटा में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आदमी जो आया है 72 ईयर्स का, एक आदमी लेके आया। अब हम डेटा पे निष्कर्ष ये निकाल रहे हैं कि जस्ट जेली खरीदने वाले लोगों का एवरेज एज क्या है, इसका निकालिए तो आप लोग एवरेज फटाक से। एवरेज मतलब क्या, जितना नंबर है सबको जोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए। देखें मैथ किसका तेज है। एक काम कीजिएगा, 72 को लास्ट में जोड़िएगा, यहाँ तक का पहले जोड़ लीजिएगा, ठीक है। सबको जोड़ के ये सबको जोड़ के 1 कर लीजिए, उसके बाद प्लस 72 कीजिएगा बाद में। क्यों कीजिएगा ये भी बताएंगे बाद में। 13.6 13.6 आ रहा है। 72 को जोड़ चुके हैं? हाँ अच्छा चलिए 13.6 मान लेते हैं, ठीक है। और किसी का कुछ और भी आ रहा है क्या? 12.6 आया सर। 12.6 आया, गलत भी हो सकता है, पता नहीं। ओके हम ही जोड़ लेते हैं तो। ये तो 1.6 है। कितना आया? ठीक है, x1 ये सैंपल है, दूसरा सैंपल में ये सारा डेटा सेम रखिए और 72 की जगह यहाँ पे जो है 4 लगाइए और उसके बाद देखिए कितना आता है। इसीलिए हम बोले थे उसका अलग जोड़िए, ठीक है। दूसरे डेटा सेट के लिए देखिए कितना एवरेज आता है। मीन ऑफ x1 लिखेंगे और 5.8 हाँ 5.8 आया। इसका मान लेते हैं कि 13.6 आया, ठीक है। हम लोग को सवाल नहीं बनाना है, अभी हम लोग को समझना है। 13 ही था ना, 13 ही ना बता रहे थे। 13.6 जोड़ सकते हैं। 136 आया था, 10 से भाग दीजिए 13.6। ठीक है, तो चलिए इसको मान लेते हैं कि इधर का जो मीन आया आपका, ठीक है, x बार से लिखते हैं मीन को, x बार 1 और x बार 2। x बार 1 आ गया 13.6 और x बार 2 आ गया 5.8। दोनों डेटा सेट में सिर्फ एक वैल्यू का बदलने से देखिए मीन में कितना का अंतर आ गया। बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आ गया, लगभग 2 गुना, 2 गुना से भी ज्यादा जी सर आ गया। तो 2 गुना का अंतर आ गया, तो समझे कि आपके मीन को उसके अब 5.8 जो है, आप देखिए कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है इधर 72 नहीं हो करके दूसरे जगह पे क्या बोले थे, 5 बोले थे या 6 बोले थे, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए 5 मान लेते हैं। तो अब देखिए 4 बोले 4 थे बोले थे, ठीक है, और वहाँ 4 बोले थे, तो 4 यहाँ पे हमने कहा था। 5.8 के जगह पे 6.8 कर लीजिए। अच्छा 6.8 कर ले, चलिए ठीक है। 6.8 मेन चीज हमको था डिफरेंस दिखाने का कि कितना डिफरेंस आ रहा है, लगभग डबल हो जा रहा है।
अब इस डेटा को ध्यान से देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? एवरेज, एक बीच का वैल्यू होना चाहिए। यहाँ वैल्यू आ रहा है 13.6, यानी कि 12 के बाद वैल्यू आ रहा है, तो उसमें 72 वाले केस में, तो क्या उस सेंट्रल टेंडेंसी को, सेंटर के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं। और 6.8 जब आता है तो देखिए 3 है, 4 है, 9 है, तो ये भी सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन उससे तो बेहतर है ना। हाँ। तो इसी को कहते हैं आउटलायर, ठीक है। एक नहीं कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, अरे शादी ब्याह में जो एक आदमी होता है बिगाड़ने वाला, वो शुरू से सोचिए रहता है सब काम है, वो पूरा बिगाड़ में लगा होता है। तो पूरा जो मेरा डेटा सेट एवरेज और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन को जो बिगाड़ने के पीछे लगा हुआ है, उस एक्सट्रीम वैल्यू को हम लोग कहते हैं आउटलायर, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू या तो बहुत कम एक्सट्रीम वैल्यू हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसे इसमें 72 जो है वो एक एक्सट्रीम वैल्यू था। 72 अगर नहीं होता तो हम लोग का क्या होता, 5.8 या उसके आसपास निकलता, तो हम लोग एक एवरेज। अब अगर ये कहा जाए कि टॉफी बाय करने वालों का एवरेज एज 13 वर्ष था, तो वो तो सही से नहीं है। 3 साल वाले के साथ अन्याय हो गया, वो कितना ज्यादा छोटा है 13 साल से, और 72 वाले के साथ अन्याय हो गया, वो भी कितना ज्यादा बड़ा है 72 साल, ये है ना 13 से। 5 साल वाला, 3 साल वाला, 4 साल, कितना ज्यादा गैप है, कहाँ 3 साल, कहाँ 13 साल। तो इस तरीके से हम लोग समझे कि आउटलायर्स क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू ऐसा होता है जो कि हम लोग के डेटा को, रिसर्च को बिगाड़ देता है, बर्बाद कर देता है, नेस्तनाबूद कर देता है, एकदम कहीं का नहीं छोड़ता है। तो हम लोग को इस गलती से बचाने के लिए क्या करना होता है कि रेंज तय करना होता है। जो वेरिएबल है उसको जो हम लोग मॉड्यूलेट करेंगे, ठीक है, एक्स को जो हम लोग मॉड्यूलेट करेंगे अगर, तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ तक बढ़ाएंगे और घटाएंगे भी तो यहाँ तक घटाएंगे, सर्टेन लेवल तक हम लोग तय करते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग तय कर सकते हैं। गलती का प्रतिशत तय कर सकते हैं क्या हम लोग? रोशनी की मात्रा तो हम लोग तय कर सकते हैं, गलती का प्रतिशत तय कर सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं कर कैसे? सकते हैं, क्योंकि गलती की मात्रा, गलती का प्रतिशत तो डिपेंड करेगा प्रकाश की मात्रा पे, है ना। तो अब इसी से हम लोग दो चीजें सीखे कि क्या, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है, स्वतंत्र चर भी कहते हैं इसको, या मुक्त चर भी कहते हैं। और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप बताइए कि x और y जो हम लोग माने थे, उसमें x इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट, यानी जिसको हम बदल, इंडिपेंडेंट। हाँ, जिसको हम बदल सकते हैं, वो स्वतंत्र चर है, उसका हम वैल्यू अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन डिपेंडेंट चर यानी कि y जो है, गलती का प्रतिशत है, उसको हम लोग डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। वो किससे प्रभावित होगा? वो प्रभावित होगा x के वैल्यू से, ठीक है। हाँ। तो इसी को हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग कहते हैं। ये हम लोग समझ गए इस हाइपोथेसिस। तो देखिए कि एक तो हाइपोथेसिस, डिपेंडेंट वेरिएबल का हिंदी क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल का हिंदी, रुकिए हम खोज के बताते हैं, हमको हिंदी मालूम है। आश्रित चर होगा क्या सर? क्या होता है? आश्रित चर। आश्रित चर होता है, ठीक है, लिख देते हैं। और इंडिपेंडेंट का हम सही लिखे हैं कि नहीं? सही है सर। ठीक है। ये ऐसा जहाँ पे हो ना हमको बताया कीजिएगा, कि हिंदी में हम नहीं पढ़े हैं किताब, इसी कारण से थोड़ा सा मेरा ये कमी है। तो जब वैसा जरूरत पड़ता है तो हम चैट जीपीटी या गूगल करके हम डालते हैं, और फिर आप लोग से भी कंफर्म करा लेते हैं। फोन कहाँ चला गया मेरा, एक सेकंड। ठीक है, आश्रित चर हो गया। तो ये तो आप लोग को बहुत पहले से ही पता होगा, स्वतंत्र चर और आश्रित चर हो क्या होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग और रोचक सबसे बड़ा बात क्या है? रोचक बात ये है कि हाइपोथेसिस हम लोग का बेस्ट फ्रेंड निकल रहा है पूरे रिसर्च के प्रोसेस में। सब कुछ हम लोग को बता रहा है, कहाँ से हम लोग शुरू किए। मतलब कि अगर आप हाइपोथेसिस बढ़िया बना लेते हैं तो आपको जो है ना, वो धीरे धीरे आपको गाइड की तरह सब कुछ वो बताते जाएगा। आप लॉजिक और रैशनल वे में चीज़ों को देखते जाइए और अपने ऊपर हमेशा प्रश्न करते जाइए। जो भी आपके माइंड में आया कि हाँ ऐसा कर रहे हैं, या फिर अगले ने दिया, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो अगले ने पॉइंट दिया, तो उसको तार्किक रूप से आप कैसे काट सकते हैं, वही हुआ क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। तो उसमें क्या आपको लग रहा है कमी, तो इस तरीके से करते करते हम लोग धीरे धीरे करते करते रिसर्च की प्रक्रिया को एकदम मुंह जबानी हो जाएगा हम लोग का।
फटाफट हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस के हिसाब से मेथड बनाएंगे, ये चीज़ करेंगे। तो अब देखिए कि हाइपोथेसिस कितना प्यारा चीज़ हम लोग के लिए निकला कि हम एक अज्ञानी मनुष्य जो है केवल हाइपोथेसिस को अच्छे से बना देते हैं, तो हाइपोथेसिस हम लोग का रिसर्च को पूरा बना देता है। हम लोग को कहाँ तक ले गया, शुरू किया एक नॉर्मल टेस्टिंग से, फिर हम लोग वेरिएबल को देखे, वेरिएबल को समझे, उसके बाद हम लोग देखें कि कैसे टेस्ट करेंगे, लाइट को जो है मॉड्यूलेट करेंगे तो किस हद तक मॉड्यूलेट करेंगे, उसके लिए हम लोग को पता चला कि इसको कहते हैं वेरिएबल कंट्रोल, कि वेरिएबल को कितना रेंज तक रखना है, कितना कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या पता चला कि आउटलायर्स क्या होता है, क्यों कंट्रोल करेंगे वेरिएबल को, ताकि आउटलायर्स आके हम लोग का डेटा ना खराब कर दे और हम लोग का रिसर्च को बकवास ना कर दे। मान लीजिए कि आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते और आप डायरेक्टली कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता, कोई मेरे ऐसा व्यक्ति आता और आपके रिसर्च का मखौल उड़ा करके देता कि इनके रिसर्च में ये प्रॉब्लम है और जो है इस प्रॉब्लम को दूर करके हम जो है फिर से इस पे रिसर्च करके नया मेथोडोलॉजी बना रहे हैं। तो आपका रिसर्च क्या होता है कि आपका जो है मतलब आपके रिसर्च के इसमें मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम निकल के आता और उसका फ़ायदा हम उठा लेते हैं। काम किया हुआ आपका, एरर हमको मिला, मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा चेंज कर दिए, स्पॉट किए और उसके बाद मस्त सा पेपर प्रोड्यूस कर दिए। तो देखिए कि विद्या का, अब हम लोग क्लास लगभग ख़त्म करने वाले हैं, विद्या का कितना अच्छा ये चीज़ है कि जितना अच्छा आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का समझ रहेगा उतना ज़्यादा पेपर्स आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, आखिर एरर देख पाएंगे तब तो अगले के रिसर्च मेथड में, मतलब अगले की जो कमी है वही क्या है, आपका स्कोर करने का पॉइंट है। बहुत सारे लोग रिसर्च पेपर प्रेजेंट करते हैं, आप पढ़िए और बहुत इजीली वे में आप कर सकते हैं। जो भी गंदा सब पेपर है उठाइए, इजीली देखिए कि यहाँ पे ये फ्लॉ था, हाँ भाई अपना पेपर लिख डालिए, उस फ्लॉ को करेक्ट कीजिए, सब चीज़ पता ही है। और उसके बाद ये यूजुअली कब होता है, जब आप प्रोफेसर बन जाते हैं और आपके अंदर बहुत से पीएचडी करने वाले बच्चे होते हैं, तो आप उनको काम थमाते आते हैं, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, उसको गाइड किए और अगला व्यक्ति क्या हो रहा है कि सीख भी रहा है उस प्रोसेस से कर करके। जैसे अभी हम यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं ये सब चीज़ें डिस्कस करके, तो पीएचडी में कोई बैठ के आपका क्लास नहीं लेगा, कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, आपको टास्क देगा, बोलेगा ये करके आओ, आप करके आइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिसर्च पेपर में जो मेरे नाम से वो छपेगा अगर हम गाइड हैं तो, और अगर हम अच्छे व्यक्ति हैं तो साथ में को ऑदर में आपका भी नाम डाल देंगे, लेकिन मेन ऑदर हमेशा गाइड का ही रहता है, क्योंकि गाइड का ही वो चीज़ है, गाइड नहीं ना पहचाना समस्याओं को, मेथोडोलॉजी बनाई बताई, लेकिन अब गाइड को फुर्सत नहीं है कि वो जाके डेटा कलेक्ट करेगा, 10 आदमी को बिठाएगा, क्वेश्चन भरवाएगा। तो ये काम स्टूडेंट से कराया जाता है, यूजुअली जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं। अब पीएचडी के कई स्टूडेंट्स इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे भाई तुम काम नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? कई जगह पे कहीं गलत इस्तेमाल होता भी है और कई जगह पे नहीं भी होता है, तो उन लोगों को लगता है कि नहीं हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। काम हम किए, सारा कुछ हम किए, मजदूरी हम किए और नाम जो है अगले का हो गया। मेरा नाम को ऑदर में क्यों नहीं आया? क्योंकि दोस्त तुम को ऑदर बनने के लायक ही नहीं हो अभी तुम रिसर्चर बनने के लायक नहीं हो। तुम सिर्फ डेटा कलेक्शन करोगे, डेटा एनालिसिस करोगे, रिसर्च के डिज़ाइन में फ्लॉ कैसे खोजना है, एरर कहाँ से खोजना है, कैसे एक रिसर्च के डिज़ाइन को इतना मजबूत बनाना है कि उसमें कोई लूप होल ना हो, ये चीज़ तुम नहीं समझ पाए हो, क्योंकि तुम अभी बस पीएचडी के स्टूडेंट हो। धीरे धीरे करते करते यही काम करते करते तुम सीखोगे, ईमानदारी से करोगे तो इस कारण से ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन और इस सिस्टम के होने का आधार क्या है? यहाँ पे आधार यही है कि आपने यूजी और पीजी की पढ़ाई को बहुत लाइटली लिया, बस 8 लिया है, मस्ती किया, निकल गए पूरा। 10 गो 20 गो 25 क्वेश्चन बताया गया, 25 क्वेश्चन में 6 एग्जाम में आएगा। 25 क्वेश्चन पीजी में आदमी का दिमाग इतना डेवलप हो चुका होता है, वो 25 का 50 क्वेश्चन पढ़ा जाएगा तो 50 का 50 क्वेश्चन पढ़ के आ जाएगा और उसमें से कोई भी लिख देगा, कोई सजेशन का जरूरत नहीं है। तो वही चीज़ है, इतना पता ही आप लोगों को, इतना क्लास में पढ़ाया गया क्वेश्चन तो उसी से आना है, और क्लास में पढ़ाया जितना आता है वे में चीज़ों को करके निकले होते हैं। लेकिन अगर जो अच्छे जगह से जो बच्चे पढ़े होते हैं, जैसे सपना मैं बता रही थी ओपनिंग के दिन कल ही ना, कि जो डीयू के बच्चे होते हैं, बीएचयू के बच्चे होते हैं, वो लोग यूजुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़े होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी को, और उन लोगों के लिए चीज़ें बेहद सरल और आसान होती है। उन लोगों को कुछ लगता ही नहीं है कि क्या करना है। हम लोग 2 हाइपोथेसिस पे प्रैक्टिस किए, अब टाइम ओवर से भी ओवर हो गया, तो इसीलिए अब आगे का चीज़ अगले क्लास में पढ़ेंगे। टास्क आप लोग का ये है कि सेम प्रॉब्लम पे, टेलर वाले प्रॉब्लम पे अपना एक हाइपोथेसिस इसके अलावा चुनिएगा आप लोग, और उस हाइपोथेसिस के बारे में पूरा सब कुछ खाका बना करके, ठीक है, अगर माइंड में नहीं तो कॉपी पे ही रफ में ऐसे स्केच करके, और कल सब एक एक करके हमको सब लोग सुनाइएगा कि हाँ
इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लाइट वाला हाइपोथेसिस खत्म हो गया, उस पे बात खत्म हो गई। उसके पहले कौन सा हम लोग डिस्कस किए थे? कपड़ा जो कम हो जाता था बार बार। कपड़ा कम हो जाता था, ये वाला हाइपोथेसिस पे काम किए थे। ठीक है, हमको याद नहीं आ रहा इसीलिए हम पूछ रहे हैं। मैंने कपड़ा उल्टा था। पहचानने में दिक्कत हो रहा था उसके, और सीधा कौन है उल्टा कौन है। हाँ, सीधा कौन है उल्टा कौन है वो पहचानने में दिक्कत हो रहा था, लाइट का वाला नहीं था।